आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 441 सुपरस्टार मदद मांगता है। तांग शियू दंग रह गया। पिछले कुछ दिनों से वह लगातार झांग शिन्या का नाम सुन रहा था और मैजिक सिटी के कई बिलबोर्ड पर भी झांग शिन्या के विज्ञापन लगे हुए थे। क्या वह वाकई अब इतनी लोकप्रिय हो गई है? मू वानियन स्कूल में नए छात्रों के स्वागत के लिए पार्टी हो रही है और उन्होंने एक सेलिब्रिटी को परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया है। मू वानियन ने हंसते हुए कहा, पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, लेकिन इस बार संयोग से कोई झांग शिन्या को जानता था, इसलिए हमने उसे आमंत्रित किया। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, अब तो सेलिब्रिटी का प्रभाव स्कूल के लिए भी फायदेमंद लग रहा है। स्कूल शायद इस अवसर का लाभ उठाकर खुद को बेहतर तरीके से प्रचारित कर रहा है। मू वानियन मुस्कुराई और बोली, प्रतिष्ठित प्रमुख विद्यालयों में उत्कृष्ट छात्रों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है। चूंकि विद्यालय अभी शुरू ही हुआ है, इसलिए शायद इसकी आवश्यकता न हो, लेकिन अगले साल क्या होगा ये कहना मुश्किल है। झांग शिन्या को एक जीवंत प्रतीक के रूप में देखकर मुझे विश्वास है कि यह कई उत्कृष्ट छात्रों को आकर्षित करेगा। ये सुनकर तांग शियू मुस्कुराया और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। स्कूल जा रहा, आज के दौर में छात्र होना या न होना वास्तव में अब मायने नहीं रखता। भविष्य में अगर आपके पास बहुत अच्छी डिग्री भी हो तो उसके बाद क्या? आप फिर भी नौकरी की तलाश में परेशान रहेंगे और दूसरों के लिए काम करेंगे। उन्होंने एक बार किसी को ये कहते सुना था कि 3-4 साल तक स्कूल में पढ़ने वाले कई छात्र उतने अच्छे नहीं होते जितने कि समाज में जल्दी प्रवेश करके कोई कौशल सीख लेने वाले छात्र होते हैं। बिल्कुल, तांग शियू भी इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि विद्यालय में प्राप्त ज्ञान मूलभूत होता है, जबकि कौशल सीखना व्यावहारिक होता है। एक बुद्धिमान विद्यार्थी जो इन दोनों को मिलाकर पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान में महारत हासिल करने के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव के लिए समय निकालता है, वही सबसे बुद्धिमान विकल्प चुनता है। शाम के समय तांग शियू और मू वानियन ने खाना मंगवाया। खाना खत्म करने और विला की साफ सफाई करने के बाद वे स्कूल के लिए रवाना हुए। युए काई और अन्य लोग, जिनसे पहले ही फोन पर संपर्क किया जा चुका था, काफी देर से उनका इंतजार कर रहे थे। बॉस तांग, सुंदर मू, आप कैसे? युए काई का चेहरा, जो मनमोहक आकर्षण से भरपूर सुंदर था, एक अजीब भाव प्रदर्शित कर रहा था। तांग शियू ने सहजता से बताया, मैं दोपहर में मू वानियन से मिली और वह मेरे साथ स्कूल से बाहर निकली ताकि मुझे बाहर से एक बुकिंग खरीदने में मदद कर सके। युए काई ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने एक खरीदा? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, उन दुकानों में बिकने वाले बुकिंग की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने एक उधार लिया। युए काई हंसते हुए बोला, आज रात सब कुछ तुम पर निर्भर है। हमारे छात्रावास को शर्मिंदा मत करना। तांग शियू ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए मू वानियन की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम हमारे साथ सीधे स्कूल सभागार में चल रही हो? या मू वानियन ने कहा, मैं पहले छात्रावास वापस जाती हूँ, वे लोग वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तांग शियू ने युए काई और हु किंगसोंग की ओर देखकर कहा, तुम में से कोई एक उसे वापस ले जाओ। यहाँ से लड़कियों के छात्रावास तक पैदल जाने में काफी समय लगेगा। मैं जाऊंगा। यू काई और हु किंगसोंग ने एक सुर में कहा। मू वानियन ने तांग शियू की ओर एक नजर डाली और फिर धीरे से कहा, आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पैदल चली जाऊंगी। उसके बोलने के बाद वह मुड़ी और चली गई। जैसे ही मू वानियन की आकृति दूर के रास्ते के कोने से ओझल हुई, यू काई ने हु किंगसोंग को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, मू वानियन मेरी है, मुझसे पंगा मत लो। हु किंगसोंग ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली और गुस्से से चिल्लाया, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, मू वानियन मेरी है, मुझसे पंगा मत लो। तांग शियू ने उन दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखा और तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम दोनों तमीज से पेश आ सकते हो? क्या इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सब करना जरूरी है? जू चाओ ने पूरी सहमति में सिर हिलाया और बुदबुदाते हुए कहा, बिल्कुल, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए ये सब करना वाकई जरूरी है? वैसे भी मू वानियन को बॉस तांग पसंद है, इसलिए चाहे तुम दोनों सिर फोड़कर ही क्यों न लड़ो, वह तुम्हें एक नजर भी नहीं देखेगी। चुप रहो। यू काई और हु किंगसोंग तुरंत जू चाओ पर चिल्लाए। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर निराशा के भाव साफ झलक रहे थे। वे मूर्ख नहीं थे, वे ये कैसे नहीं देख सकते थे कि मू वानियन तांग शियू में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन वे इतनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हु किंगसोंग एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक तांग शियू की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, बॉस तांग, 3 बड़े भोजन, साथ ही वह ऑडी A8 जो 3 दिनों के लिए उधार ली गई है। तांग शियू अचंभित और असमंजस में पड़ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? हु किंगसोंग ने कहा, सुंदर मू तुम्हारी है। तांग शियू ने चिढ़कर कहा, कृपया उसे मुझे मत दीजिए, मुझे मू वानियन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप लोगों को वह पसंद है तो आगे बढ़िए और उसे पाने की कोशिश कीजिए। हु किंगसोंग ने गुस्से से कहा, जब तक तुम धरती से गायब नहीं हो जाते, क्या हमारे पास कोई उम्मीद है? बेकार की मेहनत करने के बजाय तुमसे कुछ फायदा निकालना ज्यादा समझदारी है। बस करो ये सब बकवास, 3 भरपेट खाना और वो ऑडी A8 जो 3 दिन के लिए उधार ली है, उसके बाद मैं अपना लक्ष्य बदल दूंगा। तांग शियू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बेवकूफ जैसा क्यों लग रहा है? छोड़ो, चाहे तुम उसका पीछा करो या न करो, ये तुम्हारा मामला है। बढ़िया खाना कोई समस्या नहीं है और मैं तुम्हें कभी भी कार की चाबी दे सकती हूँ। क्या ये काफी है? हु किंगसोंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया, तांग शियू के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, बॉस तांग वाकई उदार हैं। यू काई, तुम्हारा क्या तुम पूरी तरह से बर्बाद होने तक हार नहीं मानोगे? अगर हार नहीं मानोगे तो उसका पीछा करते रहो। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद होते और कुछ भी न पाते हुए देखना चाहता हूँ। भाड़ में जाओ। युए काई ने उसे बीच वाली उंगली दिखाई। तांग शियू की तरफ देखा और कहा, बॉस तांग, 6 बड़े भोजन, साथ ही 6 दिनों के लिए उधार ली गई आपकी लैंड रोवर रेंज रोवर, और मैं भी हार मान लूंगा। तांग शियू ने आंखें घुमाई, कार की चाबियां युए काई की ओर फेंकी और कहा, अगर तुम में से कोई भी ये बातें झाओ लियांग से कहेगा तो मैंने तुमसे जो वादा किया है वो व्यर्थ हो जाएगा। युए काई का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए लैंड रोवर रेंज रोवर की चाबियां ली और तांग शियू को फ्लाइंग किस देते हुए हंसते हुए कहा, इतनी अच्छी बात तो कोई मूर्ख ही झाओ लियांग को बताएगा।
वो लड़का दिखने में सुंदर तो है, लेकिन मुझसे बहुत छोटा है, इसलिए उसका भी कोई चांस नहीं है। लेकिन बॉस तांग, क्या आप वाकई मुवानयन को पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? वो अब तक की सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षक और सबसे शालीन महिला है जिसे मैंने देखा है। तांग शियू ने आंखें घुमाईं और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया, मुझे इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता पढ़ाई है। पढ़ाई पूरी होने के बाद हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और अगर हमें कुछ व्यापार करने का समय मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। युए काई हंसते हुए बोला, बॉस तांग, हम विश्वविद्यालय में मौज मस्ती करने आए हैं। क्या आप सचमुच किताबों में सिर गड़ाने की योजना बना रहे हैं? व्यापार की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर हमारे पास पूंजी भी हो तो भी हमारे पास सही दिशा नहीं होगी। हु किंगसोंग मुस्कुराया और बोला, बॉस तांग सपना देख रहे हैं, क्या हम सब मिलकर उन्हें जगाने के लिए एक एक घूंसा मारें? विश्वविद्यालय के छात्रों का व्यापार करना तो सरासर मजाक है। तांग शियू अवाक रह गया। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने हाई स्कूल के दौरान उन्हें व्यवसाय करने के बारे में बताया तो शायद उनकी आंखें फटी रह जाएंगी। चलो चलें। स्कूल के सभागार में ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उनमें से कुछ ने गाड़ी चलाने के बजाय स्कूल सभागार तक पैदल यात्रा की। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सीटें पहले से ही प्रत्येक विभाग और कक्षा के अनुसार व्यवस्थित थीं। लगभग 10,000 लोगों की क्षमता वाला विशाल सभागार पहले से ही आधे से अधिक भरा हुआ था। बॉस तांग, आपको मंच के पीछे जाना होगा। प्रस्तुति में भाग लेने वाले प्रत्येक वर्ग के सभी छात्रों को मंच के पीछे हाजिरी लगानी होगी। साथ ही मंच के पीछे छात्र कलाकारों के लिए एक अलग विश्राम क्षेत्र है। अपनी प्रस्तुति समाप्त करने के बाद आप सामने आ सकते हैं, हु किंगसोंग ने कहा। ये सुनकर तांग शियू ने अपने गुकिन को हाथ में पकड़े हुए सिर हिलाया। रास्ता पूछने के बाद वह जल्दी से सभागार के पीछे वाले गलियारे में पहुंच गया। वहां कई व्यस्त छात्र और कुछ शिक्षक मौजूद थे। गलियारे में प्रत्येक दरवाजे पर विभागों और कक्षाओं के नाम अंकित थे, जिनका अनुसरण करते हुए उसने आसानी से अपनी कक्षा के प्रदर्शन करने वाले छात्रों का स्थान खोज लिया। तांग शियू, क्या यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसे तुम पकड़े हुए हो? एक खूबसूरत लड़की जो खुद ही मेकअप कर रही थी ने तांग शियू को अपने बगल में बैठे देखा और तुरंत उत्सुकता से पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। तांग शियू मुस्कुराया, हाँ, यह एक गुकिन है। लड़की ने पूछा, क्या आपका प्रदर्शन गुकिन का एकल वादन है? तांग शियू ने कहा, गाना और बजाना। लड़की ने अंगूठा ऊपर करके कहा, तुम कमाल हो। आजकल भी ऐसे लड़के हैं जो गुकिन बजा सकते हैं, और तुम तो गाने और बजाने वाले हो। क्या तुम अच्छे गायक हो? तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस औसत दर्जे का। ये सुनकर लड़की ने सिर हिलाया, तांग शियू से बात करना बंद कर दिया और अपना मेकअप जारी रखा। इस समय इस कमरे में 1 दर्जन से अधिक सहपाठी मौजूद थे जो या तो अपना मेकअप कर रहे थे या अंतिम समय में अभ्यास कर रहे थे, आगामी प्रस्तुति से खुद को परिचित करा रहे थे। तांग शियू के बैठते ही उसने अपना फोन निकाला और उससे खेलने लगा। उसके लिए प्रस्तुति के लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी, वह सीधे बजाकर गा सकता था। इस समय एक दूसरे कमरे में इतिहास विभाग के मंच के पीछे वाले लाउंज से कुछ ही मीटर की दूरी पर कई मेकअप आर्टिस्ट झांग शिन्या को घेरे हुए उनका मेकअप कर रही थीं। उनके पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला कड़वी मुस्कान के साथ कभी कभी दरवाजे से बाहर झांक रही थी। चरमराहट, दरवाजा खुल गया और मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी का एक नेता अंदर आया। उसके चेहरे पर भी एक कड़वी मुस्कान थी। उसने झांग शिन्या पर एक नजर डाली और फिर उस अधेड़ उम्र की महिला की ओर देखकर कहा, कोई नहीं मिला। आखिर मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी कोई संगीत अकादमी तो नहीं है, और यहाँ किन बजाना जानने वाले शिक्षक और छात्र बहुत कम हैं। मैंने स्कूल के बाहर भी लोगों को भेजा है, लेकिन पता नहीं अब बहुत देर हो चुकी है या नहीं। अधेड़ उम्र की महिला ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उपराष्ट्रपति ली, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो गुकिन बजा सके। हम संगत वाद्य यंत्र अपने ठहरने की जगह पर भूल गए हैं, और अगर हम अभी वापस भी जाएं तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अधेड़ उम्र के दिख रहे उपराष्ट्रपति ली ने बेबसी से आह भरी। जब वे और अधेड़ महिला असमंजस में थे, तभी एक स्कूल शिक्षक कार्यक्रम की सूची लेकर कमरे में दाखिल हुए और बोले, मिल गया। हमारे पास एक छात्र है जिसने गुकिन वादन और गायन कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है। क्यों न हम उसे बुलाकर एक बार कोशिश करने को कहें। उपराष्ट्रपति ली का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने झटपट कार्यक्रम सूची निकाली और उसे देखकर तुरंत कहा, तो जल्दी करो और उसे ढूंढो। इस स्थिति में हमारे पास कोई चारा नहीं है। मेकअप करवा रही झांग शिन्या ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाते हुए नाखुशी भरे चेहरे से कहा, उपाध्यक्ष ली, ये कैसी बात है? कुछ भी कोशिश करो का क्या मतलब है? मैं जिस शैली में गाने वाली हूँ वह प्राचीन शैली है। भले ही उस छात्र ने गुकिन वादन और गायन के लिए पंजीकरण कराया हो, फिर भी यह निश्चित नहीं है कि वह मदद कर पाएगा। इसके अलावा आपके मैजिक सिटी विश्वविद्यालय के नए छात्रों के स्वागत समारोह में केवल आधा घंटा ही बचा है। अगर हमें पहले से अभ्यास करने का समय भी मिल जाए तो शायद इसका कोई खास असर नहीं होगा। अध्याय 442। चलो होटल चलते हैं। उप प्रधानाध्यापक ली समझ गए थे कि झांग शिन्या की बात में दम था। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, शिन्या, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो आप गाना बदल दें और हम इंटरनेट से सीधे बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लें, या फिर हम तांग शियू नाम के उस छात्र को आपके साथ संगत करने दें। तब झांग शिन्या ने संयमित भाव से कहा, लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले उसका चेहरा थोड़ा जम गया। वह झट से मुड़ी, कार्यक्रम सूची छीन ली, और जैसे ही उसने उसे देखा उसे एक जाना पहचाना नाम दिखाई दिया। तांग शियू, क्या यह वही हो सकता है? झांग शिन्या ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मुझे तांग शियू नाम के इस छात्र से मिलना है। उप प्रधानाध्यापक ली ने सिर हिलाया और कहा, मैं अभी किसी को उससे फोन करने के लिए कहूंगा। इतिहास विभाग का लाउंज। तांग शियू इंटरनेट ब्राउज कर रहा था, तभी उसने दरवाजे से किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, उस व्यक्ति पर एक नजर डाली, खड़ा हुआ और पास जाकर पूछा, मैं तांग शियू हूँ, और आप कौन हैं? महिला का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने झट से कहा, हेलो तांग शियू, मैं स्कूल के शैक्षणिक मामलों के कार्यालय से एक शिक्षिका हूँ। आप मुझे टीचर वांग कह सकते हैं। बात कुछ ऐसी है, हमें किसी काम में आपकी मदद चाहिए। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ सकते हैं? तांग शियू ने उलझन में पूछा, यह क्या है? महिला ने कहा, मेरे साथ आने पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हमारे मोदू विश्वविद्यालय के उप प्रधानाध्यापक ली दूसरे लाउंज में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। तांग शियू ने सिर हिलाया, मुड़ा, अपना गुकिन उठाया और महिला शिक्षिका के पीछे कमरे से बाहर निकल गया।
जल्द ही जब तांग शियू झांग शिन्या के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो झांग शिन्या की आंखें तुरंत चमक उठीं और उनकी निगाहों में उत्साह की झलक भी दिखाई दी। उप प्रधानाध्यापक ली और उनके प्रतिनिधि की अचंभित निगाहों के बीच वह तांग शियू के सामने दौड़ी और उत्साह से बोली, तांग शियू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। ये भी खूब रही। तांग शियू ने कमरे के अंदर की स्थिति पर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले एक सहपाठी से सुना था कि आप हमारे मोदू विश्वविद्यालय के रहस्यमय अतिथि के रूप में नए छात्रों के स्वागत समारोह के उद्घाटन के बाद पहला गीत प्रस्तुत करेंगे। मैंने सुना है कि आप कुछ दिनों में मोदू में एक कॉन्सर्ट आयोजित कर रहे हैं। झांग शिन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, संयोग से मैं उप प्रधानाध्यापक ली को पहले से जानती थी, इसलिए मुझे आपकी बहन के स्कूल में आमंत्रित किया गया था। ये बहुत अच्छा है, चलो नए छात्रों के स्वागत समारोह के बाद मिलते हैं। मैं तुम्हें देर रात का नाश्ता कराऊंगा। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, छोड़ो भी, छात्रावास रात को बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, अगर मैं देर से लौटी तो परेशानी होगी। झांग शिन्या ने बिना सोचे समझे कहा, कोई बात नहीं, अगर छात्रावास जल्दी बंद हो जाते हैं तो चलो किसी होटल में कमरा ले लेते हैं। एक कमरा मिला। इस पल कमरे में मौजूद वाइस प्रोफेसर ली, अधेड़ उम्र की महिला एजेंट, तांग शियू को अभी अभी लेकर आई महिला शिक्षिका और कई मेकअप आर्टिस्ट सभी हक्का बक्का होकर झांग शिन्या को अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि झांग शिन्या तांग शियू को जानती होगी। इससे भी बढ़कर उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि झांग शिन्या कहेगी कि वह तांग शियू के साथ होटल जाकर एक कमरा लेना चाहती है। झांग शिन्या कौन है? वह इस समय की सबसे चर्चित सुपरस्टार है, न केवल चीन में बल्कि पूरे एशिया में बेहद लोकप्रिय हैं और उनका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण है। शिन्या, सोच समझकर बोलो। एजेंट ने तुरंत उसे याद दिला दिया। झांग शिन्या ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराई और कहा, बहन चेन, कोई बात नहीं। तांग शियू और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर एजेंट के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। तुरंत झांग शिन्या ने तांग शियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू, मुझे डर है कि आज रात मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। मैं जो गाना गा रहा हूँ उसके लिए बुकिन वाद्य यंत्र की संगत आवश्यक है। तांग शियू ने उलझन में पूछा, क्या आपको संगीत संगत के लिए मेरी जरूरत है? क्या यहाँ कोई नहीं है? झांग शिन्या ने बेबसी से कहा, मेरे गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक एक सीडी पर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन मैं सीडी लाना भूल गई। कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं आज रात आपको देर रात का नाश्ता कराऊंगा। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है। हालांकि मुझे आधुनिक संगीत के पन्ने समझ नहीं आते। आपको बुकिन संगत बजाना आना चाहिए, है ना? हाँ। झांग शिन्या ने झट से सिर हिलाया और कहा। तांग शियू ने कहा, तो इसे 2 बार बजाओ, मुझे इसे सुनना है। उसके बाद आइए तालमेल बिठाने की कोशिश करें, और अगर कोई समस्या नहीं हुई तो जब आप मंच पर गाने के लिए जाएंगे तो मैं आपके लिए बुकिन संगत बजाऊंगा। कोई बात नहीं। झांग शिन्या की मुस्कान असाधारण रूप से चमकदार थी। उसने उप प्रधानाध्यापक ली की ओर मुड़कर कहा, क्या आप सभी पहले बाहर जाना चाहते हैं? उप प्रधानाध्यापक ली एक पल के लिए हिचकिचाए, उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि उसे संगीत की समझ नहीं थी, लेकिन तांग शियू द्वारा झांग शिन्या से 2 बार संगीत बजाने के लिए कहने से उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि तांग शियू इसे सीख सकती है। इसके अलावा तांग शियू को शीट म्यूजिक की समझ भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बुकिन संगत के लिए साइन अप किया। ये तो सरासर मजाक था। शिन्या, हम बस एक तरफ खड़े होकर सुनेंगे, हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। झांग शिन्या एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने हाथ बढ़ाया, तांग शियू के हाथ में मौजूद बुकिंग को उठाया, उसे मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू, क्या तुम मुझे 2 बार बजाते हुए सुनकर ही इसे सीख सकते हो? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उप प्रधानाध्यापक ली ने अपने होंठ सिकोड़े और एजेंट ने तुरंत अपनी आंखें घुमा लीं। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि झांग शिन्या तांग शियू के ऐसे बेतुके सुझाव पर क्यों सहमत हो जाएगी। हालांकि मेकअप आर्टिस्ट एक तरफ खड़े होकर बड़ी दिलचस्पी से तांग शियू को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्हें सुंदर तांग शियू के बारे में अच्छी राय थी। डिंग, मधुर और मनमोहक शास्त्रीय गुकिन संगीत पूरे कमरे में गूंज रहा था। तांग शियू की निगाहें झांग शिन्या की उंगलियों पर टिकी हुई थीं जो गुकिन बजा रही थीं और तार छेड़ रही थीं। उसके कान कभी कभी फड़कते थे और वह तेजी से गुकिन की ध्वनि को याद कर रहा था। गाना समाप्त हो गया। झांग शिन्या ने अपना चेहरा घुमाकर पूछा, कैसा रहा? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, लगभग 70 से 80%। इसे फिर से खेलना। ठीक है। झांग शिन्या की आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। सहमत होने के बाद उसने इसे दोबारा चलाया। फिर वह खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए पूछा, और अब? तांग शियू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, आधे मिनट तक चुपचाप याद किया, फिर सिर हिलाकर कहा, लगभग 90%। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, वह उसी जगह बैठ गया जहां झांग शिन्या अभी बैठी थी, और जैसे ही उसकी आंखें फिर से बंद हुईं, उसकी उंगलियां तारों पर टिक गईं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसकी उंगलियां हिलने लगीं। सुंदर बुकिन संगीत मधुर और मनमोहक चपलता से भरपूर था। उन्होंने सुरों के बीच के बदलावों को पूरी तरह से संभाला, जैसे पानी बह रहा हो, और जल्द ही संगत को भी बजाना शुरू कर दिया। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। झांग शिन्या की आंखें चमक रही थीं और उनकी प्रशंसा और भी प्रबल हो गई थी। उसने कई प्रतिभाशाली संगीतकारों को देखा था, लेकिन उसने तांग शियू जैसा अविश्वसनीय संगीतकार कभी नहीं देखा था। वह इसे केवल 2 बार सुनकर ही बजा सकता था, और उसने इसे बहुत ही खूबसूरती से बजाया। हालांकि तांग शियू द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण रचना में कुछ कमियां थीं, लेकिन इस स्तर तक पहुंचना सचमुच अद्भुत था। इस दौरान उप प्रधानाध्यापक ली को केवल यही लगा कि तांग शियू का वादन काफी अच्छा था, जो झांग शिन्या के वादन के बराबर था। लेकिन एजेंट अलग थी, वह संगीत को समझती थी और उसने पेशेवर रूप से इसका अध्ययन भी किया था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यह बता सकती थी कि तांग शियू कितना अच्छा बजाता था। इस पल अगर उसे ये पता न होता कि तांग शियू ने ये गाना पहले कभी नहीं सुना था, तो उसे लगभग शक हो जाता कि तांग शियू ने इसे चुपके से सीख लिया है। ये सर्वविदित था कि यह गीत झांग शिन्या के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा रचा गया था, जिसे लिखने में कई महीने लगे थे। संगीत प्रतिभा, अद्भुत वस्तु। उस समय एजेंट को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका नहीं सूझ रहा था। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें ठीक से संभाला नहीं गया है। आप इसे दोबारा क्यों नहीं खेलते? मैं ध्यान से देखूंगा कि आप इसे कैसे खेलते हैं। झांग शिन्या मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया,
उसने दोबारा खेलना शुरू कर दिया। इस बीच तांग शियू ने सीधे अपनी दिव्य चेतना को जागृत किया, पूरी एकाग्रता से सुना और देखा और गीत के प्रदर्शन में आने वाली समस्याओं और झांग शिन्या द्वारा कई महत्वपूर्ण मोड़ों को संभालने के तरीकों को लगातार याद किया। अंत में जब झांग शिन्या ने खेलना समाप्त किया तो तांग शियू मुस्कुराई और बोली, बस इतना ही, मैं बजाऊंगा, तुम गाओ, चलो रिहर्सल करते हैं। ठीक है, झांग शिन्या ने इशारा किया और फिर सीट तांग शियू को लौटा दी। तांग शियू को गुकिन बजाते हुए सुनकर वह धीरे धीरे गाने लगी। गुकिन का संगीत सुंदर था और गायन भावपूर्ण था। हालांकि यह उनका पहला सहयोग था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वे कई वर्षों से एक साथ काम कर रहे हों, बिल्कुल सहजता से। जैसे ही आखिरी धुन खत्म हुई, एजेंट ने जोरदार ताली बजाई। उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ी सी उत्सुकता झलक रही थी और उसने झट से कहा, छात्र तांग, क्या हम किसी बात पर चर्चा कर सकते हैं? तांग शियू ने पूछा, यह क्या है? एजेंट ने तुरंत कहा, मेरे साथ अनुबंध करो और मेरे लेबल के तहत गायक बनो। मैं गारंटी देता हूं कि आपका अनुबंध शिन्या के अनुबंध से बहुत बुरा नहीं होगा। पफ, ये सुनकर झांग शिन्या अपनी हंसी नहीं रोक पाई। दूसरी ओर तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्षमा कीजिए, मुझे संगीत में ज्यादा रुचि नहीं है। इसके अलावा हमारे स्कूल के उप प्रधानाचार्य ली यहीं पर हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर आप इस तरह खुलेआम प्रतिभाओं को अपने यहाँ भर्ती करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे? उप प्रधानाध्यापक ली ने उलझन में पूछा, क्या हो रहा है? क्या तांग शियू का खेल वाकई अच्छा है? एजेंट ने आह भरते हुए कहा, उप प्रधानाध्यापक ली, छात्र तांग का वादन मात्र अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल असाधारण है। गुकिन वादन की कलात्मक अवधारणा और धुन मूल रचना के बिल्कुल समान है। दरअसल इसे सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मूल गीत से भी कहीं अधिक आत्मा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि वह निस्संदेह एक संगीत प्रतिभा है जिनका इतिहास में कोई सानी नहीं है, उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। तांग शियू तारीफ सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को रगड़ा, मन ही मन व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ। उप प्रधानाध्यापक ली ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह सचमुच इतना अच्छा है? एजेंट ने कहा, अगर वह इतना अच्छा नहीं होता तो क्या मैं उसे तुम्हारे सामने ही अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करता? उप प्रधानाध्यापक ली, चलिए एक समझौता करते हैं। जब तक आप तांग शियू को निष्कासित नहीं कर देते, आप अपनी मनचाही कीमत तय कर सकते हैं। उप प्रधानाध्यापक ली का दिल कांप उठा। उसने तांग शियू की ओर देखा, फिर एजेंट की ओर और अंत में व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तांग शियू हमारे मोदू विश्वविद्यालय का छात्र है। मैं उसे एक तरफा निष्कासित नहीं करूंगा। इसके अलावा आप भी उसकी इतनी परवाह करते हैं, मैं ऐसे उत्कृष्ट छात्र को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, उबाऊ। एजेंट ने उप प्रधानाध्यापिका ली को देखकर अपनी आंखें घुमाई। अध्याय 443 गिरते फूलों में भावनाएं होती हैं, परंतु बहता जल निर्दयी होता है। एक अध्याय की गारंटी है। कृपया मासिक टिकटों के साथ वोट करें। झांग शिन्या ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, बहन चेन, तांग शियू के बारे में सोचना भी मत। चाहे तुम्हारा प्रस्ताव कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह नहीं मानेगा। ठीक है, अब जब हमें सही व्यक्ति मिल गया है और नए छात्रों का स्वागत समारोह शुरू होने वाला है, तो तुम दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाओ। जब मेजबान हमें बुलाएगा तो हम मंच पर प्रस्तुति देने चले जाएंगे। ठीक है, ये सुनकर उप प्रधानाध्यापक ली ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद झांग शिन्या मेकअप आर्टिस्टों से अपना मेकअप करवाती रहीं, जबकि तांग शियू तारों को सहलाते हुए अमर लोक में गुकिन बजाने के दृश्यों को याद कर रहे थे। अतीत की घटनाएं उसकी आंखों के सामने कौंध गईं, कुछ सुखद, कुछ हृदय विदारक। तांग शियू, तुम्हें पता है, बचपन से ही मेरे कोई खास आदर्श नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत समझदार हूं और मुझसे ज्यादा समझदार लोग बहुत कम हैं, लेकिन तुम मेरी आदर्श बन गई हो। मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर तुम मनोरंजन जगत में कदम रखोगी तो बहुत कम समय में ही घर घर में मशहूर हो जाओगी। झांग शिन्या वहीं बैठी अपना मेकअप करवा रही थी और मुस्कुराते हुए बोली। तांग शियू को होश आया और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे सेलिब्रिटी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मैं एक छात्र हूँ और मेरी पढ़ाई मेरी प्राथमिकता है। झांग शिन्या मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है कि तुम्हें मशहूर हस्ती बनने की परवाह नहीं है। बस अभी जो हुआ उसके बाद मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। हमने तय किया है कि आज रात फ्रेशमैन वेलकम पार्टी के बाद तुम मेरे हो जाओगे। अगर तुम्हारा हॉस्टल बंद हो जाता है तो हम होटल चले जाएंगे। तांग शियू ने बेबसी से कहा, झांग शिन्या, क्या तुम हमेशा चलो होटल चलते हैं कहना बंद कर सकती हो? इससे लोग गलतफहमी पाल लेंगे। मुझे परवाह नहीं, मैं एक वयस्क पुरुष हूँ, लेकिन तुम एक लड़की हो और वह भी एक बड़ी स्टार, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। झांग शिन्या मुस्कुराई और बोली, डरने की क्या बात है? अगर किसी और के साथ कोई विवाद होता तो शायद मुझे बहुत फिक्र होती, लेकिन अगर तुम्हारे साथ विवाद है तो मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं ऐलान कर दूंगी कि तुम मेरे प्रेमी हो और फिर दूसरों के मन में मेरे प्रति कोई गलत भावना नहीं रहेगी। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, नहीं नहीं नहीं, कृपया मुझे जाने दो। तुम अब एक बड़ी स्टार हो, कई पुरुषों के दिलों में देवी हो। अगर तुमने यह ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ तो मुझे डर है कि मेरे खाने में तिलचट्टे मिलेंगे, चलते समय मेरे सिर पर चोट लगेगी और सोते समय भी शायद कोई मुझ पर ठंडा पानी फेंक देगा। हे। झांग शिन्या अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उनकी मुस्कान असाधारण रूप से चमकदार थी। समय बीतने के साथ ही मोदू विश्वविद्यालय में नव वर्ष के छात्रों के स्वागत समारोह की शुरुआत हुई। विश्वविद्यालय के प्रमुखों के भाषण के बाद आयोजक प्रकाश की रोशनी में खड़े होकर नीचे मौजूद शिक्षकों और छात्रों की घनी भीड़ को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, आज रात हमारे मोदू विश्वविद्यालय के प्रमुखों ने हमारे स्वागत समारोह में उत्सव का माहौल जोड़ने के लिए एक रहस्यमय अतिथि को आमंत्रित किया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह रहस्यमय अतिथि कौन है? नीचे खड़े हजारों नए छात्रों, जिनमें कई पुराने छात्र भी शामिल थे, सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उन्हें इसका जवाब नहीं पता। मेजबान ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि सभी अनुमान नहीं लगा सकते तो मैं ही घोषणा कर देता हूँ। मुझे विश्वास है कि जैसे ही मैं उनका नाम लूंगा आप सभी बहुत उत्साहित और खुश हो जाएंगे। मैं भी इस समय बहुत खुश हूँ और उनकी प्रस्तुति देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अब आइए हमारी विश्व सुपरस्टार सुश्री झांग शिन्या का स्वागत करें, जो हमें शास्त्रीय गीत मरुस्थल में नखलिस्तान प्रस्तुत करेगी। शाम की पोशाक पहने झांग शिन्या मंच के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आईं। जैसे ही स्पॉटलाइट उन पर पड़ी, वह मुस्कुराते हुए मंच पर खड़ी हो गईं। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या ये सचमुच झांग शिन्या है? हे भगवान, मैं
मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्या झांग शिन्या सच में हमारे स्कूल में आ रही हैं? और इस साल हमारे स्कूल की फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में ओपनिंग एक्ट के तौर पर कोई मुझे चुटकी काटे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ। देवी, आखिरकार मुझे अपने सपनों की देवी मिल ही गई। झांग शिन्या, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पूरे स्कूल सभागार में छात्र खुशी से झूम उठे। सभी अपनी सीटों से खड़े हो गए, अपने हाथों को जोर जोर से लहराते हुए, चिल्लाते और शोर मचाते हुए अपनी उत्साहित भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त कर रहे थे। झांग शिन्या ने माइक पकड़ा, स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी का धन्यवाद। मोदू विश्वविद्यालय के नेतृत्व द्वारा इस वर्ष के नव छात्र स्वागत समारोह में आमंत्रित किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप सभी के युवा और ऊर्जावान चेहरों को देखकर, आपकी प्यारी उपस्थिति को देखकर, सच कहूं तो आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मोदू विश्वविद्यालय एक प्रमुख राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले सभी छात्र छात्रों में श्रेष्ठ हैं और भविष्य में समाज के स्तंभ हैं। आज मैं आप सबके लिए एक नया गाना लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। उसके बोलने के बाद जैसे जैसे श्रोता धीरे धीरे शांत होते गए और सभी छात्र बैठ गए, गुकिन की मधुर और मनमोहक ध्वनि गूंजने लगी, जिससे उत्तर की तेज हवा के बीच एक सुनसान वातावरण बन गया। पल भर में विद्यालय के सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकों और छात्रों को ऐसा लगा मानो वे एक अंतहीन रेगिस्तान देख रहे हों, जहां चारों ओर पीली रेत उड़ रही हो। एक बार मेरे सपने में एक जगह प्रकट हुई, विशाल रेगिस्तान में एक स्वर्ग। गुकिन की मधुर धुन के साथ झांग शिन्या ने माइक संभाला और भावपूर्ण ढंग से गाया। उनकी आवाज सुरीली थी और गुकिन की मनमोहक धुन के साथ ऐसा लग रहा था मानो वह सबको एक अंतहीन रेगिस्तान में खींच ले जा रही हो। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका गायन ऊंचा नीचा होता गया, सबकी आंखें चमक उठीं और उड़ती हुई पीली रेत के इस रेगिस्तान में उन्हें एक नखलिस्तान दिखाई दिया। 4-5 मिनट बीत गए। समय गुकिन की धुन और गायन के साथ बीतता गया। जब झांग शिन्या का गीत समाप्त हुआ और गुकिन की आखिरी धुन हवा में घुल गई, तो सभागार में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए, उत्साह से हाथ हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे, एक और गीत। झांग शिन्या मंच से जल्दी नहीं उतरी, बल्कि स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी रहीं और मुस्कुराते हुए बोली, दरअसल मैं एक और गाना गाना चाहती हूँ, लेकिन आज आपका त्योहार है और कई अन्य लोग भी प्रस्तुति देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबका समय बर्बाद नहीं करूंगी। अगर आपको मैं पसंद आए तो कृपया 4 दिन और इंतजार करें मोदू न्यू वर्ल्ड सेंटर में मेरे कॉन्सर्ट के लिए। मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। उसके बोलने के बाद तभी वह सबकी जय जयकार के बीच वहां से चली गई। पीछे तांग शियू ने पहले ही गुकिन को रख दिया था और झांग शिन्या को आते हुए देखकर उसने मुस्कुराते हुए अंगूठा ऊपर किया और प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा गाया। झांग शिन्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने पहले सोचा था कि मोदू विश्वविद्यालय में प्रस्तुति देना उतना रोमांचक नहीं होगा। अगर एक दोस्त का निमंत्रण न होता तो वह आना भी नहीं चाहती, लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसने तांग शियू को देख लिया था, जिसे वह सचमुच देखना चाहती थी। आपने भी बहुत शानदार खेला, झांग शिन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, गुकिन उठाया और कहा, मैं पहले वापस चलती हूँ। मुझे बाद में एक प्रस्तुति देनी है और मुझे तैयारी करनी है। झांग शिन्या की आंखें चमक उठी और उसने झट से कहा, मेरा प्रदर्शन तो खत्म हो चुका है, क्या मैं आपके साथ चलूं? तांग शियू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मेरे सहपाठी मुझे घंटों तक परेशान करते रहेंगे। तुम पहले जाकर आराम करो, या फिर तुम आगे जाकर शो देख सकते हो। झांग शिन्या को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, तो मैं शो देखने के लिए आगे जाऊंगी। मुझे आपके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार है। तांग शियू मुस्कुराई और सिर हिलाया। जब वह इतिहास विभाग के छात्रों के विश्राम कक्ष में लौटा तो उसने हान कीवू को भौहें चढ़ाए विचारों में डूबे हुए देखा। तांग शियू, तुम कहाँ गए थे? तांग शियू को अंदर आते देख हान कीवू ने तुरंत सवाल पूछा। तांग शियू ने कहा, स्कूल के अधिकारियों ने मुझे मदद के लिए बुलाया था, मैंने अभी काम खत्म किया और वापस आ गई। हान कीवू को पहले से ही पता था कि स्कूल के कुछ अधिकारियों ने तांग शियू को बुलाया है, इसलिए तांग शियू की बात सुनकर उसने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, उन्होंने आपसे किस काम में मदद करने को कहा है? तांग शियू ने कहा, संगीत के माध्यम से किसी का साथ देना। क्या साथ में संगीत भी हो? हान कीवू दमदम हो उठी और तांग शियू के हाथ में गुकिन देखकर उनके मन में एक विचार को आंधा और उन्होंने कहा, अभी झांग शिन्या के साथ जो संगत थी, क्या वह तुम ही थे? तांग शियू ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया और फिर फुसफुसाते हुए कहा, चिल्लाओ मत, क्या तुम चाहते हो कि सब लोग मुझे देखें? हान कीवू ने तांग शियू के शांत स्वभाव को समझा और तुरंत धीमी आवाज में प्रशंसा करते हुए कहा, अद्भुत। मुझे लगा था कि अभी जो गुकिन संगत सुनाई दी वह पहले से रिकॉर्ड की गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे आप बजाएंगी। कैसा लगा? क्या झांग शिन्या सुंदर थी? तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुमसे थोड़ी ज्यादा सुंदर आप। हान कीवू बेहद गुस्से में थी, लेकिन यह सही समय नहीं था। हालांकि वह इतनी गुस्से में थी कि तांग शियू को काट खाना चाहती थी, लेकिन इस स्थिति में वह खुद को रोक नहीं पाए। फिर भी उसने तांग शियू की ओर झुककर उसकी कमर मरोड़ी और फिर मुड़कर कहा, तुम्हारा अभिनय 17वां है, बाद में ध्यान से सुनना और जब वे तुम्हें बुलाएं तो मंच के पीछे वाले द्वार पर जाकर इंतजार करना। तांग शियू को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन हान कीवू के संतुष्ट चेहरे को देखकर, जो उसने मुंह फेरने से पहले बनाया था, वह मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह वास्तव में हान कीवू को उकसाना नहीं चाहता था, लेकिन वह हमेशा उसके सामने आ जाती थी। सभागार के अंदर आखिरी पंक्ति के कोने में चीनान बाहें मोड़े गलियारे से टेक लगाकर खड़ी थी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कहावत है ना, जो जल्दी उठता है उसे ही सफलता मिलती है। मोदू में रहने और अक्सर तांग शियू के साथ रहने के कारण वह उसके बारे में कई बातें बेहतर ढंग से जानती थी। बिल्कुल अभी की तरह अगर बान रेस्टोरेंट के उन लोगों को पता होता कि तांग शियू आज रात मोदू विश्वविद्यालय के सभागार में प्रस्तुति देने वाली हैं, तो शायद हर कोई उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़ता। लेकिन अंत में केवल वही थीं जिन्होंने मालिक की प्रस्तुति का आनंद लिया। वह इसके लिए उत्सुक थी। बॉस के शानदार प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार है। सीटों की कतारों के बीच एक पंक्ति में बैठी मुवानयन के होठों पर मुस्कान थी। वह अपने बगल में फुसफुसा रही अपनी 3 सहपाठियों को सुन रही थी, जबकि उसका दिल तांग शियू के प्रदर्शन की प्रत्याशा से भरा हुआ था। अचानक जियांग फेयान ने अपना सिर घुमाया, मुवानयन की ओर देखा और कहा, बहन वानयन, मुझे याद आ रहा है कि तांग शियू भी आज रात प्रस्तुति दे रहे हैं, है ना? वह मंच पर कब आएंगे? ली शिंजी और हुवेई ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने मुवानयन की ओर देखा।
मु वानयंग मुस्कुराई और बोली, मुझे कैसे पता चलेगा? जियांग फेयान ने कहा, मैं तांग शियू के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि वह निश्चित रूप से कई लोगों को प्रभावित करेंगे। ली शिंजिए ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, मैं कहती हूँ, फेयान, तुम तांग शियू के बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचती हो। है ना? मैंने सुना है कि वह गुकिन बजाते हुए गा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि एक वयस्क व्यक्ति का एक साथ गुकिन बजाना और गाना अच्छा लगेगा? हु वेई ने आगे कहा, चलिए बस यूं ही देखते हैं। तांग शियू आखिर एक लड़का ही है और आजकल बहुत कम लड़के गुकिन बजा पाते हैं और उससे भी कम जो इसे अच्छे से बजाते हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। बस अफसोस की बात है कि शियू चाओ में कोई प्रतिभा प्रदर्शन नहीं होता। अध्याय 444 प्रसिद्धि की ओर एक त्वरित वृद्धि, 2 अध्यायों की गारंटी, कृपया मासिक टिकटों के साथ वोट करें। ली शिंजिए ने हु वेई को अजीब नजर से देखा और कहा, वेई वेई, क्या तुम सचमुच जू चाओ के प्यार में पड़ गई हो? वह हु वेई ने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, अगर मेरे पास है तो क्या हुआ? आप सब उसे नीचा मत समझो। पहाड़ों के बच्चे सबसे ईमानदार होते हैं। जब मैं वर चुनती हूँ तो मैं उससे सुंदर होने या अमीर परिवार होने की उम्मीद नहीं करती। बस वो अच्छा इंसान हो, मुझे मंजूर है। ली शिंजी ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, वेई वेई, तुम सही कह रही हो। अब किसी व्यक्ति को धन या दिखावे से आंकना सही बात है। जू चाओ ईमानदार और सरल है। मुझे लगता है कि वह वाकई बुरा नहीं है। मु वानयंग स्तब्ध रह गई। फिर उसने हु वेई की ओर मुड़कर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, वेई वेई, तुम और जू चाओ एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो। हु वेई ने भौहें चढ़ाकर कहा, बहन वानयंग, आपको क्यों लगता है कि हम उपयुक्त नहीं हैं? मुझे लगता है कि हम बहुत उपयुक्त हैं। मु वानयंग ने आह भरते हुए कहा, अगर तुम जू चाओ से कई साल पहले मिली होती और सक्रिय रूप से उसका पीछा करती तो शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त होती, लेकिन अब तुम दोनों बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हो। हु वेई ने असंतुष्ट होकर कहा, मुझे एक कारण बताओ। मु वानयंग ने कहा, आज दोपहर में तांग शियू के साथ बाहर गई थी और हमने कुछ विषयों पर बात की जिनमें शियू चाओ भी शामिल था। शियू चाओ पहले से ही शादीशुदा है। उसकी न केवल पत्नी है बल्कि एक बच्चा भी है। क्या आप किसी और के वैवाहिक जीवन में दखल देना चाहती हैं और तीसरे पक्ष बनना चाहती हैं? क्या कहा आपने? हु वेई अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था। मु वानयंग ने कहा, जू चाओ की पत्नी और बच्चा है। क्या मुझे ये बात दोबारा दोहराने की जरूरत है? दरअसल जू चाओ और उनकी पत्नी को हाई स्कूल के दिनों से ही प्यार हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी शादी का सर्टिफिकेट नहीं लिया। अब उनके पास न सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट है बल्कि उनका एक बच्चा भी है। कुछ दिन पहले बहादुरी दिखाते हुए जू चाओ एक गुंडे के हमले में घायल हो गए थे। तांग शियू उन्हें देखने अस्पताल गए और फिर अपने तीनों के परिवार को कुछ समय के लिए तांग शियू के विला में रहने के लिए ले गए। इसलिए वेई वेई, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। हु वेई कुछ देर तक वहीं स्तब्ध खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। सचमुच उसके मन में जू चाओ के लिए भावनाएं जागृत हो गई थीं। हालांकि भावनाओं का खुलकर इजहार नहीं हुआ, लेकिन जू चाओ के हर शब्द और हर हरकत, उसका वह पवित्र हृदय उसे सचमुच बहुत आकर्षित कर गया था। किसी अन्य क्षेत्र में यू काई पैर मोड़कर मंच पर छात्रों का प्रदर्शन देख रहा था और सिर हिलाते हुए बोला, प्रदर्शन का स्तर बस ठीक ठाक है। हमारे स्कूल के नए छात्रों के स्वागत समारोह के लिए तो यह मुश्किल से स्वीकार्य है, बड़े मंच पर तो यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुझे आश्चर्य है कि बॉस तांग का प्रदर्शन कैसा होगा। अगर उनका प्रदर्शन भी इतना ही अच्छा है तो ये बहुत निराशाजनक होगा। बाद में आए झाओ लियांग ने आंखें घुमाते हुए कहा, यू काई, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। अगर बॉस तांग इस स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं तो उन्हें पहले से ही योग्य माना जाता है। आखिर बॉस तांग गुकिन बजा सकते हैं, क्या तुम बजा सकते हो? यूए काई ने रूठते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे सीखा नहीं है। अगर मैंने इसे सीख लिया होता तो। जू चाओ ने बुदबुदाते हुए कहा, अगर तुमने इसे सीख भी लिया होता तो तुम कुछ भी नहीं बन पाते। अगर लड़कियों को पटाने की बात होती तो शायद तुम इसे सीख लेते, लेकिन वीणा बजाना सीखना, मुझे विश्वास नहीं होता। यूए काई के चेहरे पर गुस्से से शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसने जू चाओ पर मुट्ठी तानी, फिर सिर झुकाकर चुप रहा। हु किंगसुंग हंसते हुए बोले, हम तो बस मजे के लिए आए हैं। बॉस तांग ने तो खुद पंजीकरण भी नहीं कराया था। उन्हें खूबसूरत मिस मु ने बहकाया था, इसलिए उनसे बहुत शानदार प्रदर्शन की उम्मीद न करें। मुझे लगता है कि अगर वे एक पूरा गुकिन वादन सुचारू रूप से बजा सकें और कुछ पंक्तियां गा सकें तो काम चल जाएगा। कुछ ही मीटर की दूरी पर कई लड़कियां एक साथ इकट्ठा होकर झांग शिन्या के डेब्यू गाने पर चर्चा कर रही थीं। हालांकि यी लिनयान इसमें शामिल नहीं थी। वह हाथ बांधकर चुपचाप मंच पर छात्रों की प्रस्तुतियां देख रही थी। एक गर्मी की छुट्टी, इससे उसका व्यक्तित्व तेजी से बदल गया और उसमें विकास हुआ। अब भले ही वह मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल घूमता रहता था जो तांग शियू ने उससे एक बार कहा था। उसने उम्मीद जताई थी कि वह भविष्य में 9 ड्रैगन्स आइलैंड पर काम कर सकेगी। यी लिनयान जानती थी कि तांग शियू एक असाधारण व्यक्ति थे, लेकिन अब उन्हें कुछ पछतावा हो रहा था। इस बात का पछतावा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं पूछा कि तांग शियू किस तरह का व्यवसाय करते हैं और भविष्य में वे अक्सर किस शहर में रहेंगे। और सबसे ज्यादा बेबसी की बात यह थी कि उसका फोन गलती से खो गया था और इसके परिणामस्वरूप उसने तांग शियू का फोन नंबर भी खो दिया था। इसलिए उसने पहले से ही एक योजना बना ली थी। राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी आने पर वह जिंगमिन द्वीप वापस जाकर मो एवन और अन्य लोगों से तांग शियू की संपर्क जानकारी मांगेगी। तीसरी बहन, तुम क्या सोच रही हो? उसके बगल में खड़ी एक लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और यी लिनयान की बाह को कोहनी मारते हुए पूछा। यी लिनयान को एहसास हुआ कि वह फिर से खो गई है, इसलिए उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मंच पर प्रदर्शन बस ठीक ठाक है, इसलिए मैं इसे और नहीं देखना चाहती। चलो छात्रावास वापस चलते हैं या हम स्कूल पुस्तकालय जा सकते हैं। लड़की ने कहा, नहीं, अगर झांग शिन्या बाद में फिर से गाने के लिए आ गई तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा और इंतजार करते हैं। तुम तो रोजाना किताबों में डूबी रहती हो, यहाँ तक कि सैन्य प्रशिक्षण के दौरान भी पाठ्यपुस्तकें पढ़ने का समय निकाल लेती हो। मुझे लगता है कि तुम लगभग किताबी कीड़ा हो। यी लिनयान मुस्कुराई और बोली, किताबें ज्यादा पढ़ना अच्छा है, कौशल अच्छे से सीखो तो भविष्य में बेहतर नौकरियां मिलेंगी। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। तीसरी बहन, तुम कौन सी नौकरी ढूंढ रही हो? तुम तो बहुत सुंदर हो, जब समय आएगा तो किसी अमीर से शादी कर लेना, फिर तुम्हें जीवन भर खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यी लिनयान ने उसे चिढ़ भरी नजर से देखा और कहा, आसमान पर भरोसा करना, धरती पर
भरोसा करना, माता पिता पर भरोसा करना, पुरुषों पर भरोसा करना, इनमें से कोई भी खुद पर भरोसा करने जितना अच्छा नहीं है। मैं लक्ष्य रखने वाली इंसान हूँ। कौन सा लक्ष्य? कई लड़कियां और करीब आ गईं। यी लिनयान ने मुट्ठी भींचकर आत्मविश्वास से कहा, भविष्य में मेरे पास जो धन होगा वह उसके धन का 10वां हिस्सा ही होगा। कौन है ये? तीनों लड़कियों ने एक साथ पूछा। यी लिनयान मुस्कुराई, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। छी। उसकी ओर 3 उंगलियां उठाई गईं और फिर उन्होंने उस विषय पर चर्चा करना बंद कर दिया। सभागार में प्रस्तुतियां एक एक करके समाप्त हुईं और जल्द ही तांग शियू की बारी आ गई। तभी मेजबान ने घोषणा की, अगले कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के इतिहास विभाग के प्रथम वर्ष के छात्र तांग शियू अमर स्वप्न नामक गुकिन वादन प्रस्तुत करेंगे। कृपया तांग शियू का स्वागत करें। सभागार में ची नान की आंखें चमक उठी, मु वानयंग और बाकी लड़कियां रुक गईं। और यू काई और बाकी सबने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यी लिनयान पहले तो अचंभित रह गई, फिर उसने सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह महज नामों का संयोग था। तथापि जब एक जानी पहचानी आकृति मंच पर आए और पहले से सजे हुए गुकिन के पास पहुंची, तो यी लिनयान अचानक खड़ी हो गई और गुकिन के सामने बैठी तांग शियू को अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगी। ये साबित करने के लिए कि उसे भ्रम नहीं हो रहा है, उसने अपना हाथ उठाया और जोर से अपनी आंखें मलने लगी। क्या क्या सच में वही है? क्या वह मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का छात्र भी है? यी लिनयान को जब इस बात की पुष्टि हो गई कि वह सपना नहीं देख रही थी, तो उसका शरीर उत्साह से कांप उठा। अगर तांग शियू प्रदर्शन करने वाला न होता तो वह तुरंत उसके पास जाकर उससे पूछती कि उसने उसे ये क्यों नहीं बताया कि वह भी मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष का छात्र है। मंच के एक किनारे पर हान किंगवू हाथ बांधे चुपचाप तांग शियू के चेहरे को निहार रही थी। उससे कुछ ही मीटर दूर एक अंधेरे कोने में मास्क और बेसबॉल कैप पहने झांग शिन्या तांग शियू को चमकती बिना पलक झपकाए आंखों से देख रही थी। गुकिन के सामने तांग शियू कुर्सी पर बैठ गया। जैसे जैसे रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, केवल उस पर एक स्पॉटलाइट चमक रही थी। उसकी निगाहें धीरे धीरे दर्शकों में बैठे शिक्षकों और छात्रों पर घूम गईं। तब सबकी निगाहों के सामने उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों बाद जैसे ही उसकी आंखें अचानक खुली, उसकी उंगलियां तारों पर बहते पानी की तरह फिसलने लगीं। बहते पानी की आवाज, सफेद पक्षियों की मधुर चहचहाहट गुकिन की धुन के साथ घुल मिल गई। पल भर में ही एक दिल को छू लेने वाली धुन ने सबको एक अद्भुत दुनिया में खींच लिया। हरे भरे पहाड़ और साफ पानी, झरने और रंग बिरंगी तितलियां। ये किसी स्वप्निल जादुई दुनिया जैसा था। बादलों से घिरी एक पर्वत चोटी पर कोई पालथी मारकर बैठा था और गुकिन बजा रहा था। उस सुंदर मनमोहक संगीत के बीच सफेद पक्षी चहचहाते और आनंद से झूम रहे थे। बूम! मंच के किनारे पर हाथ बांधकर खड़ी हान किंगवू का कोमल शरीर अचानक कांप उठा। उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और उसका शरीर पल भर में तनावग्रस्त हो गया। परिचित इस गुकिन संगीत से उसे एक जानी पहचानी धुन सुनाई दी। वह निश्चित रूप से कह सकती थी कि उसने पहले कभी इस तरह का गुकिन संगीत नहीं सुना था, फिर भी किसी कारणवश उसे एक अजीब सी परिचितता का एहसास हुआ। तब गुकिन की मधुर धुन से खींची चली हान किंगवू को लगा मानो उसके सामने की दुनिया गायब हो गई हो। जब उसकी दृष्टि वापस लौटी तो वह पहले से ही पर्वत की चोटी पर खड़ी थी। उसने खुद को देखा, एक ऐसी महिला जो लगभग उसी जैसी दिखती थी, गुकिन बजाने वाले के बगल में खड़ी होकर सुंदर नृत्य कर रही थी। उसकी सफेद पोशाक लहरा रही थी, उसकी अमर मुद्रा ऐसे नाच रही थी मानो 9 स्वर्गों की कोई परी संगीत के बीच स्वतंत्र रूप से नृत्य कर रही हो। समय तेजी से बीतता है, एक अमर सपना। उस अनोखी शैली के बावजूद इसने सभी को गीत की इस पंक्ति का अर्थ समझने में मदद की। हान किंगवू एक विचित्र दृष्टिकोण से नाचती हुई परी को देख रही थी और गुकिन बजाने वाले व्यक्ति की पीठ को निहार रही थी। गाना शुरू होने से पहले ही वह उसे गुनगुना रही थी, मानो उसे बोल पहले से ही पता हो, उन सुरों को जानती हो जो किसी जादुई धुन की तरह लग रहे थे। एक ही समय पर उसके मन में मानो बिजली कड़की हो और उस अचानक चमक में नाचती हुई तितलियों जैसे टुकड़े चमकदार दरारों से निकले हों। ऐसा लग रहा था मानो अतीत की यादें वर्तमान जादुई दुनिया में विलीन हो रही हूँ। विशाल अमर सागर, मैं मुग्ध हूँ। एक ऐसी सुंदरता जो शहरों को भी गिरा सकती है, मेरे अमर धूल के सपने को नृत्य कराती है। मधुर गीत गूंज उठा। गुकिन की धुन और गीत से हर कोई गुकिन बजाने वाले व्यक्ति के प्रेम और नृत्य करने वाली महिला के प्रति उनके गहरे स्नेह को महसूस कर सकता था। समय ऐसा लगा मानो इस क्षण सब कुछ थम गया हो और प्रेम की गर्माहट ने सभी को पोषण प्रदान किया। धीरे धीरे सभी लोग उसमें पूरी तरह से लीन हो गए। तांग शियू वादन और गायन करते हुए अतीत के दृश्यों को याद कर रहे थे। उनकी उंगलियां और भी सहजता से चलने लगी थीं। जैसे जैसे अतीत की छवियां उनके मन में घूमती रहीं, गीत के समाप्त होने के ठीक पहले उनके मन में जो दृश्य था वह अचानक बदल गया। विपत्ति, घात लगाकर हमला किया गया। परिचित मित्र, प्रिय महिला, विश्वासघात का वह प्रचंड भाव अचानक उसके सीने में फूट पड़ा। जैसे ही गुकिन की धुन बदली, सबके सामने की दुनिया भी तेजी से बदल गई। अत्यधिक क्रूरता, खून का एक भयानक सागर और लाशों के पहाड़। पल भर में हर कोई चीख उठा, चाहे वह उस भयावह दुनिया में हो या वास्तव में सभागार में मौजूद हो। अध्याय 445 स्मृति के अंश। 2800 मासिक टिकटों के लिए बोनस अध्याय। स्वर्ग से नरक में हुआ वह क्षणिक परिवर्तन, वह अचानक बदलाव सभी को सदमे से पीला कर देने और आश्चर्य से हौंफने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखों के सामने की दुनिया पक्षियों के चहचहाने और फूलों की खुशबू से महकने वाली जादुई दुनिया से बदलकर भयंकर आग की लपटों से घिरी एक नरक जैसी दुनिया में बदल गई। डरावनी हिलता हुआ मंच के किनारे खड़ी हान किंगवू लड़खड़ा गई और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि उसकी आंखों के सामने का दृश्य एक भयावह नरक में बदल गया था, लेकिन जो चीज वास्तव में उसे डरा रही थी वह यह नहीं थी, बल्कि यादों के वे टुकड़े थे जो उसके दिमाग में फूट पड़े थे। एक निर्जन पर्वत शिखर जहां तेज हवा चल रही है, बर्फ से ढके हिमनद, परिचित होते हुए भी अजीब चेहरे, दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखने वाली आकृतियां। वह वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर पा रही थी और उसे यह नहीं पता था कि ये खंडित छवियां उसके दिमाग में क्यों दिखाई दे रही थीं। एक विशाल आकाश, भयानक बिजली गिरी और धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट गूंजी। हवा की गति, बारिश की प्रचंडता, गरज की गर्जना, बिजली का प्रचंड प्रकोप। उस भयावह दृश्य ने प्रलय जैसी दुनिया का रूप ले लिया था। उसने इसे देखा। उसने इस प्रलय जैसी दुनिया में हवा में खड़ी एक विशालकाय आकृति को देखा, जो तलवारों की छायाओं से भरे आकाश में विचरण कर रही थी। हवा, बारिश, गरज और बिजली के घेरे को नष्ट कर रही थी और सर्वनाश की लहरों को दूर कर रही थी। नहीं, हान किंगवू ने खुद को देखा और उसने उन कई पुरुषों को देखा जिनके पास दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी।
इस समय उसे खुद भी नहीं पता था कि वह इतनी पीड़ा में क्यों थी कि वह तुरंत मर जाना चाहती थी, फिर भी उसने उस विशालकाय आकृति पर हमला कर दिया। झिंग, गुकिन की अंतिम गरजती हुई ध्वनि हान किंगवू के कानों में गूंज उठी। दर्द के सागर में डूबी हुई उसके दिमाग में यादों के टुकड़े तारों की रोशनी के कणों में विलीन हो गए और उसकी आंखों के सामने का नरक जैसा संसार खंडित हो गया। जैसे ही उसकी चेतना गायब हुई, वह तुरंत बेहोश हो गई। सभागार के अंदर सभी की आंखें बंद थीं, उनके चेहरे गहरे दुख से भरे हुए थे और उनकी गालों पर आंसू बह रहे थे। उनकी भौहों की सिकुड़न धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन गुकिन का संगीत पूरी तरह बंद होने के बाद पूरा दृश्य एकदम शांत हो गया। इस समय तो एक पिन के जमीन पर गिरने की आवाज भी साफ सुनाई देगी। फैंग याओ किन के पीछे तांग शियू ने धीरे से अपना सिर उठाया। जब उसने सहज रूप से अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा छुआ, तो उसे एहसास हुआ कि किसी क्षण उसके गालों पर साफ आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली थीं। उनकी नजर धीरे धीरे दर्शकों की भीड़ पर घूमी और जैसे ही उनकी दैवीय चेतना जागृत हुई, उन्होंने परिचित चेहरे देखे। तांग शियू ने अचानक भौहें चढ़ाईं, हाथ बढ़ाया, फैंग याओ किन को पकड़ा और प्रदर्शन मंच के किनारे हान किंगवू की ओर चल पड़ी। किसी को पता चले बिना तांग शियू की उंगलियों ने हान किंगवू के शरीर पर कई एक्यू पॉइंट्स को छुआ और फिर वह तेजी से मंच के पीछे वाले क्षेत्र के बगल वाले दरवाजे से गायब हो गया। मुझे क्या हुआ है? सभागार की दर्शक सीटों के पीछे गलियारे में ची नान सबसे पहले जागी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने अपने चेहरे पर बहते आंसू पोंछने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि प्रदर्शन मंच की ओर देखा। उसका चेहरा थोड़ा स्तब्ध था, यह महसूस करते हुए कि उसका बॉस अब मंच पर नहीं था। अभी अभी वह किस प्रकार की शक्ति थी। ची नान का दिल कांप उठा और उसकी आंखों में श्रद्धा की झलक दिखाई दी। उसे पूरा यकीन था कि उसके बॉस द्वारा अभी अभी बजाया गया गुकिन संगीत निश्चित रूप से अजीब था। उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं और उसने ये भी सोचा था कि अगर वह किसी युद्ध के दौरान इस गुकिन संगीत को सुनती है, तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित होगा और वह वध के लिए इंतजार कर रहे मेमने की तरह पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाएगी। पहले हालांकि वह तांग शियू के प्रति श्रद्धा रखती थी, लेकिन इसका कारण तांग शियू की पहचान थी। अब तांग शियू के प्रति उसका विस्मय उसके भयानक तरीकों से उपजा था। एक ही समय पर प्रदर्शन मंच के किनारे दूसरी दिशा में झांग शिन्या पहले ही जाग चुकी थी। उसने जल्दी से मंच पर नजर डाली, लेकिन उसे तांग शियू की आकृति दिखाई नहीं दी। इस समय भी उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और उसे अपने शरीर में हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसने तांग शियू के आतंक को अपनी आंखों से देखा था। हांगकांग में उसकी हत्या करने के क्रूर तरीके उसके दिमाग में गहराई से अंकित थे। आज रात परिलोक की सुंदरता का अनुभव करने के बाद उसने नरक के आतंक का अनुभव किया। उसके हृदय में भी एक गहरा दुख था जो बना रहा और दूर होने से इनकार कर रहा था। इससे पहले उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गुकिन बजाने से ऐसी अनुभूति हो सकती है। संगीत द्वारा निर्मित दुनिया लगभग उतनी ही वास्तविक थी मानो कोई सचमुच वहीं मौजूद हो। दर्शकों में युए काई, हु किंगसोंग और अन्य लोग धीरे धीरे जाग उठे। जब उन्हें एहसास हुआ कि तांग शियू मंच से गायब हो गई है, तो उन सभी ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? हु किंगसोंग ने अपने गाढ़े पूर्वोत्तर लहजे में कुछ बुदबुदाया। जू चाओ ने सिर हिलाकर कहा, यह बहुत दमनकारी है, मुझे बहुत दुख होता है। युए काई की नजर चारों ओर घूमी और उसने देखा कि उसके आसपास मौजूद हर कोई उसकी तरह ही था। लगभग सभी आंसू पोंछ रहे थे और उनके चेहरों से उदासी अभी तक कम नहीं हुई थी। उसने अपना हाथ सीने पर रखकर बुदबुदाया, गुकिन को इस हद तक बजाने में बॉस तांग अभूतपूर्व होंगे, है ना? मुझे पहले कभी विश्वास नहीं था कि संगीत किसी की आत्मा को झकझोर सकता है या संगीत लोगों को मतिभ्रम करा सकता है, लेकिन अब मुझे इस पर विश्वास है। हु किंगसोंग, जू चाओ और अन्य लोगों ने यू काई के हावभाव को देखते हुए अपना सिर घुमाया और हु किंगसोंग ने कहा, मैं भी। बॉस टैंग ने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि मुझे एक ही समय में परिलोक और नरक दोनों का अनुभव हुआ। मैं भी। अब से बॉस तांग मेरे आदर्श हैं। जू चाओ ने जोर से सिर हिलाया और धीरे से अंगूठा ऊपर किया। दूसरी दिशा में जियांग फेयान ने अपने चेहरे पर बहते साफ आंसू पोंछे, हाथ बढ़ाकर ली शिंजी की बांह पकड़ ली। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी रुंधी हुई थी और बोली, शिंजी, मुझे थोड़ा दिल का दर्द क्यों महसूस हो रहा है? ली शिंजी ने उसे एक जटिल नजर से देखा और थोड़ी उदासी के साथ कहा, हम गुकिन संगीत से प्रभावित हुए थे। मैंने अभी अभी गौर किया कि लगभग सभी लोग हमारे जैसे ही हैं। तांग शियू की गुकिन वादन कला सचमुच अद्भुत है। संगीत रचना के मामले में वे मानो भगवान हैं। ईश्वर। एक तरफ चुपचाप बैठी मु वानियन को असाधारण रूप से तेज धड़कन महसूस हो रही थी और अचानक उसे लगा कि ली शिंजी का वर्णन कितना सटीक था। जी हाँ, गुकिन बजाने में तांग शियू सचमुच एक देवता थे। और सुलेख और चित्रकला में भी वे एक देवता के समान थे। दुनिया में ऐसा अद्भुत इंसान कैसे हो सकता है? मानो कोई भगवान हो। इस जीवन में उससे मिलने के बाद क्या मैं अब भी दूसरे पुरुषों की ओर देख सकती हूँ? मुवानियन के होठों के कोने पर अचानक थोड़ी सी कड़वाहट दिखाई दी और उसके दिल की गहराई में एक अवर्णनीय भावना पनपने लगी। अन्यत्र यी लियान्यान की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। स्वर्ग और नरक का स्वाद चखने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि वह तांग शियू को कितना कम समझती थी। ये गुकिन संगीत, ये बोल, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका वर्णन कैसे करे। इस समय तांग शियू को ढूंढने के लिए बाहर भागने की तीव्र इच्छा हो रही थी। प्रदर्शन मंच पर मेजबान ने अपने चेहरे पर बहते साफ आंसुओं को पोंछा, जल्दी से अपनी भावनाओं को संभाला और माइक्रोफोन लेकर मंच पर आ गई। उसने नीचे खड़े स्कूल के नेताओं और छात्रों के उदास चेहरों को देखा जो अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए थे। कुछ सेकंड के लिए रुकी और धीरे से पूछा, आप सभी को तांग शियू के गुकिन वादन और गायन के बारे में क्या लगता है? 10 सेकंड, पूरे 10 सेकंड तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हर कोई अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था और उन दृश्यों को फिर से जी रहा था जिनका उन्होंने अभी अभी अनुभव किया था। अंत में मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के एक नेता अपनी कुर्सी से उठे और गहरी आवाज में बोले, अच्छा, बहुत अच्छा, मैंने अनगिनत गुकिन वादन और गायन सुने हैं, लेकिन कोई भी तांग शियू के स्तर के बराबर नहीं रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसके तुरंत बाद तालियों की गड़गड़ाहट तेज हो गई और महज 10 सेकंड के भीतर सभागार में तालियों की गूंज बहुत तेज हो गई। हर कोई ताली बजा रहा था, हर कोई प्रशंसा में वाहवाही कर रहा था। तालियां। इससे हान किंगवू अपनी बेहोशी से जाग उठी। मुझे क्या हुआ है? हान किंगवू ने अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया, जबकि पूरा सभागार जोरदार तालियों से गूंज रहा था।
उसने अपनी बाहों के सहारे खुद को संभाला और बड़ी मुश्किल से बैठ गई। अचानक उसके हृदय में गहरे दुख की अनुभूति हुई। उसी समय उसका शरीर अकड़ गया और स्मृति के टुकड़े लगातार उसके दिमाग में कौंधने लगे। गुकिन संगीत सुनते समय उसके मन में जो स्मृति के खंडित अंश आते थे, ठीक उसी तरह उसने कई दृश्य देखे। कई लोगों के चेहरे स्पष्ट नहीं थे और उसने खुद को भी देखा, तथापि ये स्मृति के खंड सुसंगत नहीं थे, मानो वह तस्वीरों की एक श्रृंखला देख रही हो। वे तस्वीरें बहुत जानी पहचानी थीं, फिर भी बहुत अजीब भी थीं। ये आखिर हैं क्या? हान किंगहू को तेज सिरदर्द महसूस हुआ, जिसके कारण उसने सहज रूप से अपने दोनों हाथों से अपना सिर ढक लिया। उसने स्मृति के और अधिक अंश देखने की बेताब कोशिश की। हालांकि उन तस्वीरों की श्रृंखला गायब होने के बाद वह तब तक सोचती रही जब तक उसका सिर बुरी तरह से दुखने लगा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वे दृश्य किस बारे में थे। बाद में वह धीरे धीरे उठी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह मंच के पीछे वाले हिस्से की ओर चल पड़ी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वह पसीने से भीग चुकी है और चलते समय उसके पैर हल्के से कांप रहे थे। लड़कों के छात्रावास की इमारत। तांग शियू अपनी लैंड रोवर से टेक लगाकर खड़ा था और चीनान को देख रहा था, जो उसका फोन आने के बाद तुरंत वहां आ गई थी, और उसने उसे फैंग याओकिन देते हुए कहा, इसे वापस ले जाओ, इसे कल वेई जियांगपिंग को लौटा दें। चीनान ने इसे एक जटिल भाव के साथ लिया और तांग शियू के उदासीन चेहरे को देखकर वह एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, बॉस, आपका वादन वास्तव में शानदार था, लेकिन मैं थोड़ा असमंजस में हूँ। तांग शियू ने कहा, बोलो। चीनान ने कहा, तुम्हारा गुकिन संगीत और गायन मूल रूप से खुशी और आनंद से भरा हुआ था, लेकिन बाद में माहौल में इतना अचानक बदलाव क्यों आया? अमर स्वप्न की कलात्मक अवधारणा सुंदर लगनी चाहिए, है ना? तांग शियू ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मेरा दिल भावुक हो गया था और मैंने बेसुरा बजा दिया। चीनान को अचानक बात समझ आ गई, लेकिन उसके दिल में डर की भावना बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आया कि तांग शियू के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे यकीन था कि यह एक बेहद दुखद और पीड़ादायक कहानी थी। बॉस, मैं अब वापस जा रहा हूँ। जाना? तांग शियू ने हाथ हिलाया, सिगरेट निकाली, उसे जलाया और चीनान को दूर रात के अंधेरे में गायब होते हुए देखा। उसने अचानक आत्मनिंदा वाली मुस्कान दी। उसने सोचा था कि वह उस भावना को दबा सकता है, लेकिन आखिरकार वह असफल रहा। सौभाग्य से गुकिन की कलात्मक अवधारणा में किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक अर्थ नहीं था, अन्यथा आज रात सभागार में मौजूद हर कोई मूर्ख बन जाता। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। तांग शियू मूल रूप से अभी गाड़ी चलाकर स्टार ब्लू विला क्षेत्र में झांग शिन्या का इंतजार करना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने कार की चाबियां यूकाई को दे दी थीं, इसलिए वह मुड़ा और छात्रावास भवन में चला गया। भावनाओं के धागे, इन्हें न तो काटा जा सकता है और न ही सुलझाया जा सकता है, इसलिए उसने अस्थायी रूप से उन्हें एक तरफ रखने का फैसला किया, उनके बारे में सोचना बंद करने का, उन पर ध्यान केंद्रित न करने का। भविष्य में किसी दिन जब उसके पास समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी, तो वह हान किंगहू की यादों को जगाएगा, सब कुछ स्पष्ट करेगा और सब कुछ सुलझा लेगा। अध्याय 446 एक आकस्मिक मुलाकात। पहला अपडेट, तांग शियू को झांग शिन्या का फोन आए 10 मिनट से अधिक समय बीत चुका था। फोन पर समय और स्थान तय करने के बाद वे जल्दी से स्कूल के छोटे से बगीचे के बगल में कंक्रीट की सड़क पर मिले। आइडल, झांग शिन्या ने मुस्कुराते हुए और अपनी चमकदार आंखों से तांग शियू को देखते हुए पुकारा। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा आदर्श कैसे बन गया? झांग शिन्या हंसते हुए बोली, तांग शियू, आपका गायन और वादन अद्वितीय है। सचमुच आप अपनी तरह के अनोखे हैं। हालांकि पहले भी मेरे कुछ आदर्श थे, लेकिन उनके प्रति मेरी प्रशंसा निश्चित रूप से आपके प्रति मेरी प्रशंसा जितनी प्रबल नहीं है। अगर भविष्य में आपके पास समय हो तो क्या आप मुझे सितार बजाना सिखा सकते हैं? तांग शियू ने कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? झांग शिन्या ने कहा, मैंने पर्पल फ्रेग्रेंस गार्डन में पहले ही एक टेबल बुक कर ली है, क्यों न हम पहले देर रात का नाश्ता कर लें और फिर खरीदारी करने चलें। तांग शियू थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, लेकिन झांग शिन्या के सुझाव को सुनकर उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। शायद कुछ खाने और फिर टहलने जाने से उसका मूड ठीक हो जाए। ठीक है। चूंकि झांग शिन्या गाड़ी चलाकर नहीं आई, बल्कि मास्क और काले फ्रेम वाले चश्मे पहनकर पैदल आई, इसलिए उसने पूछा, क्या आपके पास कार है? तांग शियू ने पास खड़ी लैंड रोवर रेंज रोवर की ओर इशारा करते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, कार की चाबियां मेरे सहपाठी के पास हैं। चलिए थोड़ी देर पैदल चलते हैं और फिर टैक्सी ले लेते हैं। झांग शिन्या एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैंने जो जगह चुनी है वह यहाँ से थोड़ी दूर है, इसलिए हो सकता है कि आप आज रात वापस न आ पाएं। तांग शियू ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास स्कूल के बाहर एक घर है। झांग शिन्या ने आश्चर्य से पूछा, आप इस साल नए छात्र होंगे, है ना? क्या स्कूल में न रहना ठीक है? तांग शियू ने कहा, कोई बात नहीं, आमतौर पर स्कूल में रहना ठीक रहता है, लेकिन अगर कभी कोई बात हो जाए या सप्ताहांत में मैं बाहर रह सकती हूँ। हम जब दोनों मंद रोशनी वाली सड़कों पर चलते और बातें करते रहे तो झांग शिन्या की पहचान नहीं हो पाई। कुछ देर बाद उन्होंने एक टैक्सी ली और पर्पल फ्रेग्रेंस गार्डन की ओर चल पड़े। बैंगनी सुगंध वाला बगीचा मैजिक सिटी के बाहरी इलाके में स्थित यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। पर्पल फ्रेग्रेंस गार्डन से होकर एक निरंतर बहने वाली नदी भी गुजरती थी, जो सीधे विशाल समुद्र में जाकर मिलती थी। जब टैक्सी विशाल पुल पार करके रोशनी के सागर के बीच स्थित शास्त्रीय शैली की इमारत के पास पहुंची तो झांग शिन्या ने जल्दी से किराया चुकाया और दोनों उतरकर शास्त्रीय शैली के मंडपों में से एक की ओर चल पड़े। यहाँ का वातावरण अच्छा है। तांग शियू ने अपने आसपास का जायजा लिया और प्रशंसा की। झांग शिन्या मुस्कुराई। पर्पल फ्रेग्रेंस गार्डन को मैजिक सिटी में अपेक्षाकृत प्रसिद्ध रेस्तरां माना जाता है। अगर हमें इन्हें रैंकिंग देनी हो तो ये निश्चित रूप से शीर्ष 3 में शामिल होंगे। हालांकि ये केवल सदस्यों को ही स्वीकार करता है, इसलिए जिन मेहमानों ने यहाँ की सदस्यता के लिए आवेदन नहीं किया है वे यहाँ भोजन नहीं कर सकते हैं। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो आप यहाँ के सदस्य हैं? झांग शिन्या मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल सही। जब पर्पल फ्रेग्रेंस गार्डन पहली बार खुला था तो उन्होंने मुझे रिबन काटने के लिए आमंत्रित किया था, तो स्वाभाविक रूप से मुझे यहाँ एक डायमंड कार्ड मिल गया। यहाँ भोजन करने की व्यवस्था वास्तव में विभिन्न स्तरों में विभाजित है। सदस्यता कार्ड के विभिन्न स्तरों का अर्थ है अलग अलग व्यवहार। यहाँ तक कि आप जो व्यंजन ऑर्डर कर सकते हैं उनमें भी बहुत बड़ा अंतर है। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, विभिन्न स्तर क्या है? झांग शिन्या मुस्कुराई, यहाँ सदस्यता कार्ड के 4 स्तर हैं। सबसे निचले स्तर का कार्ड सिल्वर कार्ड है, जिसके लिए आवेदन करने के लिए
केवल एक बार 100,000 युआन जमा करने की आवश्यकता होती है। फिर सबसे निचले स्तर से लेकर सबसे ऊंचे स्तर तक गोल्ड कार्ड, डायमंड कार्ड और एम्परर कार्ड आते हैं। यहाँ के मालिक के अनुसार जिन मेहमानों को गोल्ड कार्ड मिल सकता है उन्हें अपने पहले रिचार्ज के लिए कम से कम 10 लाख युआन जमा करने होंगे, जबकि डायमंड कार्ड के लिए 10 मिलियन युआन से अधिक जमा करने होंगे और सम्राट कार्ड के लिए कम से कम 100 मिलियन युआन जमा करने होंगे। इसलिए यहाँ डायमंड कार्ड होना ही बहुत प्रभावशाली बात है और कहा जाता है कि आज तक किसी के पास भी सम्राट कार्ड नहीं है। तांग शियू हंसते हुए बोला, यहाँ भोजन करने और सदस्य बनने के लिए आपको पहली बार में 100 मिलियन युआन जमा करने होंगे। ये बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो आज तक किसी को भी सम्राट कार्ड नहीं मिला है। दरअसल मुझे लगता है कि एक बार में 10 मिलियन युआन जमा करना भी थोड़ा अवास्तविक है। झांग शिन्या ने सिर हिलाकर कहा, तांग शियू, तुम वास्तव में गलत हो। जहां तक मुझे पता है पर्पल फ्रेग्रेंस गार्डन के मौजूदा सदस्यों में डायमंड कार्ड धारक मेहमानों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, 100 लोग? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या उन लोगों को पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? 10 मिलियन युआन जो उन्होंने जमा किए थे, उन्हें खर्च करने के लिए उन्हें यहाँ कितनी बार भोजन करना होगा? झांग शिन्या ने हंसते हुए कहा, आप इसके बारे में गलत सोच रहे हैं। कई बड़ी सूचीबद्ध कंपनियां वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं और वे अपने कार्यक्रमों की मेजबानी यहाँ कर सकती हैं, इसलिए एक ही कार्यक्रम पर आसानी से लाखों या करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं। कभी कभी खपत के मामले में लाखों तक पहुंचना भी संभव होता है। तांग शियू को अचानक बात समझ में आ गई और वह हंस पड़ी। चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ इस तरह का उच्च स्तरीय सदस्यता कार्ड प्राप्त करना वास्तव में फायदेमंद नहीं है। हालांकि लोगों के जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं और हर किसी के अपने अपने व्यक्तिपरक विचार होते हैं। मुझे शायद लगता है कि यह इसके लायक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि यह इसके लायक है। चलिए चलते हैं, मैं आपकी सदस्यता का लाभ उठाऊंगा और देखूंगा कि डायमंड लेवल ट्रीटमेंट कितना शानदार होता है। झांग शिन्या हंसते हुए बोली, लगता है आज रात तुम मुझसे इसका भारी हिसाब वसूलने वाले हो। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी और जैसे ही वह मुख्य द्वार से बाहर निकलने वाला था, उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। उसे बाहर निकालकर देखने के बाद उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। किसकी कॉल है? आप जवाब नहीं देना चाहते? झांग शिन्या तांग शियू के बगल में खड़ी थी। उसकी सिकुड़ी हुई भौहों और झिझक भरे भाव को देखकर उसने धीमी आवाज में जल्दी से पूछा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, एक पल रुकिए, मैं इसे ले लूंगा। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और बाहर चला गया और 7-8 कदम चलने के बाद उसने आंसर बटन दबाया और कहा, क्या बात है? फोन से हान कीवू की थकी हुई आवाज आई, तांग शियू, तुमने बहुत अच्छा खेला, मुझे पता है। तांग शियू ने धीमी आवाज में कहा। हान कीवू कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तांग शियू, तुमने जो गाना अमर स्वप्न बजाया और गाया, वह मुझे बहुत जाना पहचाना सा लगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं सुना और आपका प्रदर्शन सुनने के बाद मुझे कुछ महसूस हुआ। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ? हान कीवू ने कहा, मेरे दिमाग में कुछ धुंधली छवियां उभर आईं। ये तस्वीरें बहुत अजीब हैं, जैसे शियानशिया फिल्मों के दृश्य हों, जिनमें लोग तलवारों पर उड़ते हैं, बादल और बारिश बुलाते हैं, लड़ते और मारते हैं। संक्षेप में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों को जानता हूँ और फिर भी नहीं जानता। मुझे वे दृश्य परिचित लगते हैं, फिर भी बहुत अजीब लगते हैं। आखिर चल क्या रहा है? तांग शियू का शरीर कांप उठा, उसकी आंखों में एक तीखी चमक दिखाई दी और उसने गहरी आवाज में कहा, इनके अलावा और क्या है? उदाहरण के लिए, क्या दृश्य में कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या दृश्य में कोई चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हान कीवू एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, हाँ, मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती, केवल बिजली और गरज में उसकी आकृति दिखाई दे रही है। और वहाँ एक महिला है जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। वह बहुत दर्द में है, हताश है, ऐसा करने के लिए बिल्कुल अनिच्छुक है, लेकिन उसके पास एक ही काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और वह है बिजली और गरज के बीच उस व्यक्ति पर हमला करना। स्मृति के खंड। हान कीवू के वर्णन के माध्यम से तांग शियू को एहसास हुआ कि अमर स्वप्न के उनके प्रदर्शन के कारण ही उनके पिछले जन्म की यादें जागृत हो गई थीं। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति का उसने जिक्र किया, जिसकी शक्ल वह बिजली और गरज के बीच नहीं देख पा रही थी, वह भी शायद वही हो। फिर से सोचो, तुम्हें और क्या याद है? हान कीवू ने कहा, मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है। मैं जितना ज्यादा सोचने की कोशिश करता हूँ, मेरा सिर उतना ही ज्यादा दुखने लगता है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में एक आवाज है जो मुझसे कह रही है कि मुझे सोचना नहीं चाहिए। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी और धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही याद आ जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे, तब हमारे लिए कुछ मामलों को सुझाने का समय होगा। क्या? हान कीवू ने असमंजस में पूछा। तांग शियू का चेहरा भावहीन हो गया और उसने उदासीनता से कहा, कुछ नहीं, अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूँ। ये कहने के बाद उसने हैंग अप बटन दबाया, अपना फोन एक तरफ रख दिया और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। वह हान कीवू की हालत देखकर कुछ हद तक हैरान था। आखिरकार इस जीवन में पिछले जन्म की यादों का प्रकट होना एक बेहद दुर्लभ संयोग है। शायद करोड़ों लोगों में से एक को ही ऐसा होता है। अमरलोक में रहने वाले अमर प्राणी भी, चाहे उनकी साधना शक्ति मजबूत हो या कमजोर, अपने पिछले जन्मों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, जब तक कोई भगवान न बन जाए, या फिर यह 100 अरब में एक मौका है। तांग शियू ने गहरी सांस ली और अपने मन में उठ रहे विचलित करने वाले विचारों को दूर भगा दिया। हालांकि वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि क्या हान कीवू भविष्य में अपने पिछले जीवन की सभी यादों को पुनः प्राप्त कर पाएगी, लेकिन चूंकि उसे अभी केवल खंडित यादें ही मिली थीं, इसका मतलब ये था कि अभी उसके साथ मुद्दों को हल करने का समय नहीं आया था। अभी समय अनुकूल नहीं था। वह जल्दबाजी में खुद को परेशानी में डालना नहीं चाहता था। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी दूर तक आने के दौरान मैंने काफी सारे चुटकुले सुनाए और आखिरकार आपको थोड़ा बेहतर महसूस कराया। कॉल का जवाब देने के तुरंत बाद ही आपका मूड फिर से इतना खराब क्यों हो गया? मुझे बताओ, किसने तुम्हें दुखी किया? मैं जाकर उसे पीट दूंगी। झांग शिन्या ने तांग शियू को उदासीन भाव से लौटते देखा और तुरंत व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, माफ कीजिए, मैं ठीक हूँ। चूंकि मैंने तुम्हारे साथ बाहर आने का वादा किया है, इसलिए मैं अपनी बाकी भावनाओं को एक तरफ रख दूंगी। आज रात जब एक खूबसूरत महिला मेरा इलाज कर रही होगी, तो मैं निश्चित रूप से तुमसे इसकी भारी कीमत वसूलूंगा। झांग शिन्या ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझे खा खाकर कंगाल कर दोगे, तो तुम्हें अब से मेरा खर्च उठाना पड़ेगा।
तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी और जैसे ही वह मुख्य द्वार से अंदर जाने वाला था, पीछे से कुछ परिचित आवाजें उसके कानों में पड़ीं। बूढ़े जिन, मैंने तुमसे कहा था, आनाकानी करना बंद करो। मुझे अब वाकई एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है। अगर हम आईपी की इस श्रृंखला को अच्छी तरह से प्रबंधित कर पाते हैं तो हमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुनाफा होगा। इसके अलावा मेरी कंपनी की तकनीकी टीम देश में सर्वश्रेष्ठ ऐप बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उस समय मेरे प्लेटफॉर्म पर हमारे संसाधनों का जमकर प्रचार किया जाएगा और ये निश्चित रूप से बेहद लोकप्रिय होगा। भाई गू, मुझे ये भी पता है कि आजकल के लोकप्रिय आईपी बहुत चर्चा में है, लेकिन मुख्य बात यह है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप अचानक मुझे निवेश करने के लिए कहते हैं और मुझे भरोसा नहीं है। इसके अलावा मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट हाल ही में शुरू होने वाला है और मेरे पास पहले से ही पैसों की कमी है। अगर मुझे इसमें से एक और धनराशि आवंटित करनी पड़ी तो मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। बूढ़े जिन, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने यह मौका गंवा दिया तो मुझे किसी और के साथ सहयोग करना पड़ेगा। Z अध्याय 447 सहयोग का उद्देश्य। दूसरा। अद्यतन जब वे बात कर रहे थे तब तक वे दोनों आदमी तांग शियू के पीछे पहुंच चुके थे। तांग शियू को अपना रास्ता रोकते देख वे दोनों भौहें चढ़ाकर तुरंत उसके दोनों ओर से घूमकर अंदर जाने की तैयारी करने लगे। तथापि थोड़ा उदास महसूस कर रहे गू चांगमिन ने अनजाने में ही तांग शियू की ओर देखा, लेकिन उसी क्षण वह रुक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया और वह थमकर पीछे मुड़ गया। टैंग, भाई टैंग। गू चांगमिन की बातें सुनकर जिन शिनकुई भी रुक गया। पीछे मुड़कर तांग शियू का चेहरा साफ साफ देखकर वह खुशी से बोला, भाई तांग, सच में आप हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि खाना खाते समय आप दोनों भाइयों से मुलाकात हो जाएगी। अभी आपकी बातचीत सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को किसी काम की बात करनी है। गू चांगमिन ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को रगड़ा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे असल में कुछ व्यावसायिक कार्य पर चर्चा करनी थी, लेकिन ये बूढ़ा जिन मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं है। भाई तांग, ये तो। तांग शियू ने झांग शिन्या की ओर देखा। झांग शिन्या ने अपने काले फ्रेम वाले चश्मे और चेहरे पर लगे मास्क को उतारा, फिर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, नमस्ते, मैं झांग शिन्या हूँ, तांग शियू की दोस्त। झांग शिन्या। गू चांगमिन और जिन शिनकुई पहले तो अचंभित हुए, फिर तुरंत प्रशंसा के भाव प्रकट किए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज रात न सिर्फ मुझे भाई तांग देखने को मिलेंगे, बल्कि एक बड़ी स्टार से भी मुलाकात होगी। नमस्कार मिस झांग, मैं डिंगशेन मीडिया से गू चांगमिन हूँ। मैंने आपकी प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुना है। गू चांगमिन ने झट से अपना हाथ बढ़ाया और झांग शिन्या से हाथ मिलाया। जिन शिनकुई ने भी जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, सुश्री झांग विश्व प्रसिद्ध सुपरस्टार हैं और हमारे देश में तो वे घर घर में जानी जाती हैं। यहाँ उनसे मिलना सचमुच 3 जन्मों का सौभाग्य है। मैं जिंदा रियल एस्टेट से जिन शिनकुई हूँ। ये शब्द सुनकर झांग शिन्या स्तब्ध रह गई। दोनों पुरुषों से स्तब्धता में हाथ मिलाने के बाद उसने तांग शियू की ओर देखा। मनोरंजन जगत से जुड़ी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से डिंगशेन मीडिया से अच्छी तरह परिचित थीं। हालांकि उनकी मुलाकात डिंगशेन मीडिया के मालिक से कभी नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि गू चांगमिन कैसे दिखते हैं। उन्हें जिंदा रियल एस्टेट के बारे में भी जानकारी थी, क्योंकि मैजिक सिटी में उनका विला उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया था। क्या इन दोनों आदमियों ने सचमुच तांग शियू को अपना भाई कहा था? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, चूंकि हम सब एक दूसरे को जानते हैं तो चलिए अंदर चलते हैं। झांग शिन्या, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या हम आज रात इन दोनों भाइयों के साथ खाना खा लें? बिल्कुल, अगर उन्हें कोई असुविधा न हो। कोई असुविधा नहीं, बिल्कुल कोई असुविधा नहीं। भाई तांग के शब्द बिल्कुल वही हैं जो मैं चाहता था। चलो सब साथ चलते हैं, गू चांगमिन और जिन जिनकुई ने तुरंत कहा। झांग शिन्या ने तांग शियू के सामने दोनों पुरुषों के अंतरंग व्यवहार को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस किया। हालांकि वह वास्तव में तांग शियू के साथ अकेले भोजन करना चाहती थी, लेकिन अब मना करना उचित नहीं था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों स्वामियों के साथ भोजन करना मेरे लिए सम्मान की बात है। गू चांगमिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, सुश्री झांग, चूंकि आप भाई तांग की दोस्त हैं तो आप हमारी भी दोस्त हैं। आइए हम एक दूसरे के साथ इतनी औपचारिकता न बरतें। भविष्य में मैजिक सिटी में अगर आपको कोई समस्या हो तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकती हैं। जब तक मैं गू चांगमिन कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने डिंगशेन मीडिया की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, मैं वह काम बखूबी करूंगा। जिन शिनकुई ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। हालांकि मेरी जिंदा रियल एस्टेट देश की उन शीर्ष स्तरीय समूह कंपनियों से तुलना नहीं कर सकती और मैं उन वास्तव में धनी उद्योगपतियों के साथ एक ही सांस में नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर भविष्य में मिस झांग को मैजिक सिटी में कोई कठिनाई आती है तो सीधे मुझसे संपर्क करें। मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जब वह बोल रहा था, दोनों व्यक्तियों ने बारी बारी से अपने व्यक्तिगत बिजनेस कार्ड निकाले और झांग शिन्या को सौंप दिए। झांग शिन्या ने दोनों बिजनेस कार्ड लिए और देखा कि नाम के अलावा केवल फोन नंबर ही लिखा था। पदनाम जैसी कोई अन्य जानकारी नहीं थी। वह तुरंत समझ गई कि दोनों व्यक्ति केवल शिष्टाचारवश ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि वास्तव में अपनी ईमानदारी व्यक्त कर रहे थे। और भी ज्यादा, वह मन ही मन जानती थी कि उन दोनों पुरुषों द्वारा उससे ऐसा कहने का कारण निश्चित रूप से उसकी एक बड़ी स्टार होने की हैसियत नहीं थी, बल्कि ये तांग शियू की वजह से था, क्योंकि वह तांग शियू की दोस्त थी। शिन्या आप दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करती है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो अब से आप मुझे शिन्या कह सकते हैं। झांग शिन्या को अचानक एहसास हुआ कि तांग शियू का साथ में भोजन करने का सुझाव वाकई बहुत अच्छा था। आज रात इन दोनों से मिलकर और उनके वादों से ही उसे पता चल गया था कि उसकी किस्मत खुल गई है। समझदार होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का फैसला किया। अच्छा। दोनों व्यक्तियों ने बार बार सिर हिलाया। उनके चेहरों पर संतुष्टि के भाव दिखाई दे रहे थे। पुरातन शैली के मंडप में प्रवेश करते ही गू चांगमिन मुस्कुराया और बोला, भाई तांग, क्यों न हम उस निजी कमरे में चलें जो मैंने आरक्षित किया है। हालांकि यहाँ मेरा रुतबा ऊंचा नहीं है, फिर भी गोल्ड कार्ड से काफी फायदे मिलते हैं। तांग शियू ने कहा, शिन्या ने पहले ही कमरा बुक कर लिया है, तो चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। उसके पास यहाँ का डायमंड कार्ड है, जिससे और भी अधिक लाभ मिलते दिख रहे हैं। डायमंड कार्ड? गू चांगमिन चौंक गया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो लगता है कि आज रात मुझे शिन्या के अच्छे भाग्य पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। झांग शिन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। फिर वह मुस्कुराई और बोली, आप दोनों भाइयों की मेजबानी करना शिन्या के लिए सम्मान की बात है। जल्द ही
चारों लोग डायमंड कार्ड धारकों के लिए विशेष रूप से बने क्षेत्र में पहुंचे। प्राचीन शैली के निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद जैसे ही वेटर मेनू लेकर आया, झांग शिन्या ने स्वयं व्यंजन ऑर्डर किए। वेटर के जाने के बाद गु चांगमिन ने मुस्कुराते हुए पूछा, शिन्या, मुझे पता है कि आप एक बेहतरीन गायिका हैं और संगीत जगत में आपका बहुत ऊंचा स्थान है। मैं जानना चाहता हूं, क्या आप फिल्म जगत में अपना करियर बनाना चाहती हैं? झांग शिन्या हाल ही में फिल्म और टेलीविजन उद्योग में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उनके ज्यादातर संपर्क संगीत उद्योग से थे। हालांकि कई मनोरंजन कंपनियां उनके साथ सहयोग करना चाहती थीं और अच्छे प्रस्ताव भी दे रही थीं, फिर भी वह दुविधा में थी और उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया था। गु चांगमिन की बातें सुनकर झांग शिन्या मुस्कुराई और बोली, इस संबंध में मेरे मन में विचार तो हैं, लेकिन मैं कुछ घरेलू फिल्म और टेलीविजन कंपनियों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसलिए मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। गु चांगमिन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, शिन्या, मेरी डिंगशेन मीडिया के साथ अनुबंध क्यों नहीं करती? चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से सबसे बेहतर सुविधाएं दूंगा जो पूरे मनोरंजन उद्योग के शीर्ष फिल्म सितारों से कम नहीं होंगी। कैसा रहेगा यह? झांग शिन्या एक पल के लिए हिचकिचाई, जल्दी से तांग शियू की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, भाई गु, क्या आप मुझे इस मामले पर विचार करने की अनुमति देंगे? मैं आपको कल रात तक जवाब दे दूंगी। कोई बात नहीं, गु चांगमिन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने जल्दी से तांग शियू की ओर देखा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, भाई गु, मैंने थोड़ी देर पहले बाहर भाई जिन के साथ आपकी बातचीत गलती से सुन ली थी। क्या आपके पास हाल ही में कोई अच्छा प्रोजेक्ट है? गु चांगमिन दंग रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू उससे ये सवाल पूछेगा। तुरंत ही उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और उसने आह भरते हुए कहा, जी हाँ, वर्तमान आईपी उद्योग श्रृंखला का विकास चरम पर है। मेरी पेशेवर टीम ने हाल ही में कुछ बेहतरीन संसाधन हासिल किए हैं। मैंने खुद उनकी जांच की है और वे बेहद कारगर हैं। इसके अलावा मेरे पास वितरण चैनल हैं और विज्ञापन एवं प्रचार की भी पूरी तैयारी है, बस पैसों की कमी है। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसे हैं। गु चांगमिन चौंक गया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके दिल में हल्की सी उत्तेजना भी जाग उठी। उसकी निगाहें तांग शियू पर टिकी थीं और उसने तुरंत पूछा, भाई तांग, क्या आप भी आईपी उद्योग में निवेश करने में रुचि रखते हैं? इस दौरान तांग शियू ने बौद्धिक संपदा के संचालन, ऐप चैनलों और लाभप्रदता सहित वर्तमान में लोकप्रिय व्यावसायिक परियोजनाओं के बारे में बहुत कुछ सीखा था। इसके अलावा इन दोनों परियोजनाओं में अपार संभावनाएं थीं। यदि इनका सही ढंग से प्रबंधन किया जाए तो इनसे निश्चित रूप से बहुत मुनाफा कमाया जा सकता था। वह एक छात्र था, लेकिन वह एक व्यवसायी भी थे। व्यापार में उनकी स्वाभाविक रुचि उन परियोजनाओं में थी जिनसे पैसा कमाया जा सके। यही मुख्य कारण था कि उन्होंने गु चांगमिन और जिन शिनकुई के साथ भोजन करने का सुझाव दिया। कुछ हद तक दिलचस्पी है, तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा। गु चांगमिन ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और उत्साह से पूछा, भाई तांग, आप कितना निवेश कर सकते हैं? तांग शियू ने कहा, मैं बहुत ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन 1 अरब का निवेश निश्चित रूप से संभव है। हालांकि अगर मुझे निवेश करना ही पड़े तो मैं सिर्फ बौद्धिक संपदा में ही निवेश नहीं करूंगा। मुझे आपकी कंपनी द्वारा विकसित ऐप प्रोजेक्ट में भी दिलचस्पी है। गु चांगमिन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। असल में हमारी कंपनी का ऐप प्रोजेक्ट अकेले पूरा नहीं हो सकता था। इसके लिए वित्तपोषण बेहद जरूरी है। अगर भाई तांग 1 अरब का निवेश कर दें तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम दोनों मिलकर इसे जबरदस्त सफलता दिला देंगे। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मैं जल्द ही मैजिक सिटी में एक वेंचर कैपिटल कंपनी पंजीकृत करने की योजना बना रही हूँ। क्या मैं कंपनी के प्रभारी व्यक्ति को आपसे बात करने के लिए कहूँ? गु चांगमिन ने बिना किसी झिझक के कहा, कोई बात नहीं। हालांकि आजकल मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप हैं। भाई तांग, मुझे विश्वास है कि हमारे सहयोग से हम खूब पैसा कमा सकते हैं। जिन शिनकुई एक तरफ बैठे थे, उनके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, भाई गु, मैंने अभी इस बारे में सोचा और मुझे लगता है कि आईपी परियोजनाओं और ऐप परियोजनाओं में निवेश करना वाकई अच्छा है। हालांकि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन चूंकि भाई तांग निवेश करने को तैयार हैं, इसलिए मुझे उनके फैसले पर भरोसा है। मैं भी कुछ 100 मिलियन का निवेश करके हिस्सा लेने की योजना बना रहा हूँ। कैसा रहेगा? गु चांगमिन ने झुंझलाहट और मनोरंजन के मिले जुले भाव से जिन शिनकुई को देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि जिन शिनकुई क्या सोच रहा है। व्यापार में तांग शियू से जुड़ पाना उसके लिए सरासर सौभाग्य की बात थी। अगर सारा पैसा डूब भी जाए तो भी शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे सिर्फ तांग शियू की ही चिंता थी। भाई तांग, आप क्या सोचते हैं? गु चांगमिन ने ये सवाल तांग शियू से पूछा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कहावत है ना, खुशी का अकेले आनंद लेने से बेहतर है उसे दूसरों के साथ बांटना। सबके लिए मिलकर पैसा कमाना अच्छी बात है। गु चांगमिन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो हम इस तरह से फैसला करेंगे। झांग शिन्या की चमकती निगाहें लगातार तांग शियू, गु चांगमिन और जिन शिनकुई पर टिकी हुई थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि करोड़ों, यहाँ तक कि 1 अरब की परियोजना का फैसला वे लोग महज कुछ शब्दों में कर देंगे। अचानक उन्हें भी थोड़ी भावुकता महसूस हुई। क्या मुझे भी हिस्सा मिल सकता है? दरअसल मैंने पिछले कुछ वर्षों में कुछ निजी धन बचाया है। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 200 मिलियन निकालना कोई समस्या नहीं है। आप तीनों मुझे शामिल करने में कोई आपत्ति तो नहीं करेंगे, है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग शियू और बाकी दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग शिन्या भी इसमें शामिल होना चाहेगी। हालांकि झांग शिन्या को मना करने का उनके पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए उन्हें सहमत होना पड़ा। अध्याय 448 सुपरस्टार की शुभकामनाएं। 2900 मासिक टिकटों के लिए बोनस अध्याय। तीनों पुरुषों की सहमति मिलने के बाद झांग शिन्या को उत्साह का अनुभव हुआ, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी हुई। हालांकि वह अब एक बेहद लोकप्रिय गायिका थी, लेकिन उन्होंने कम उम्र में पदार्पण नहीं किया था और उनकी नींव कमजोर थी। उनकी निवेश सीमा 200 मिलियन युआन थी। इसके लिए उन्हें शाही राजधानी और ग्वांगयांग प्रांत में स्थित अपने 2 विला भी बेचने पड़ते। वह तांग शियू की स्थिति जानती थी। वह निश्चित रूप से धनी था, खासकर हांगकांग में उसे मिले लाभों के बाद, जो 10 अरब युआन से अधिक थे। जहां तक गु चांगमिन और जिन शिनकुई की बात है, वे दोनों दानव राजधानी के प्रसिद्ध उद्योगपति थे, जिनकी संपत्ति 10 अरब युआन से अधिक थी। इसलिए वे हार बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन वह नहीं कर सकती थी। हालांकि उसे अपने फैसले पर भरोसा था और उसका मानना था कि इन तीनों के साथ सहयोग करके पैसा कमाने की संभावना
नुकसान होने की संभावना से कहीं अधिक थी। उसे लगा कि अगर उसने इतना अच्छा अवसर गंवा दिया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। उनके बगल में तांग शियू को झांग शिन्या के विचारों की जानकारी नहीं थी। गु चांगमिन से बातचीत समाप्त करने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए जिन शिनकुई की ओर मुड़कर कहा, भाई जिन, मैंने अभी सुना है कि आपकी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में भी धन की कमी है। जिन शिनकुई चौंक गया, फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने पूछा, मेरे पास पहले से ही पैसों की कमी थी और आईपी और ऐप परियोजनाओं में निवेश करने के लिए कुछ 100 मिलियन निकालने से मेरी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। अगर कोई निवेश कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। जिन शिनकुई मुस्कुराए और बोले, मैंने बेहतरीन भौगोलिक स्थिति वाली जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया और हाल ही में मैं एक उच्चस्तरीय आवासीय परिसर विकसित करने और निर्माण करने की योजना बना रहा हूँ। तांग शियू ने हाथ उठाकर कहा, मैं समझ गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी इस परियोजना के लिए कुल अनुमानित निवेश कितना है। जिन शिनकुई ने कुछ देर सोचने के बाद गंभीरता से कहा, कुल निवेश लगभग 3.2 अरब युआन होना चाहिए। इसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है। अगर इसमें 2 अरब युआन से अधिक में खरीदी गई जमीन को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल कीमत लगभग 5.5 अरब युआन होनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि मेरी कंपनी के अन्य प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, इसलिए 3.2 बिलियन युआन के एक छोटे हिस्से को संभवतः बैंक ऋण के माध्यम से वित्त पोषित करने की आवश्यकता होगी। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दरअसल मुझे रियल एस्टेट निवेश में बहुत दिलचस्पी है और मेरे मैग्निफिसेंट तांग ग्रुप का भी रियल एस्टेट कारोबार है। यदि आप पुनर्योजना बनाने और पुनर्तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो मैं उद्यम निवेश करने पर विचार कर सकता हूं और यह राशि डिंगशेन मीडिया में किए गए निवेश से कम नहीं होगी। जिन शिनकुई का दिल चौंक गया और उसने तुरंत पूछा, भाई तांग, पुनर्योजना बनाने और पुनर्तैयारी करने से आपका वास्तव में क्या मतलब है? तांग शियू ने कहा, उस जमीन के टुकड़े को छोड़कर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण चीज वास्तुशिल्प डिजाइन योजना है। ये जिन जिनकुई झिझके। तांग शियू ने कहा, उच्च श्रेणी के आवासीय परिसर के वास्तुशिल्प डिजाइन रेखाचित्रों का काम मैं संभाल सकता हूँ। जिन शिनकुई अचंभित रह गया, फिर अविश्वास से बोला, तुम्हें आर्किटेक्चरल डिजाइन ड्राइंग की समझ है? भाई तांग, मुझसे मजाक मत करो। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास नहीं था कि तांग शियू को वास्तुशिल्पीय डिजाइन रेखाचित्रों की समझ है, और यदि तांग शियू को समझ भी होती तो उन्हें विश्वास नहीं था कि तांग शियू बहुत अच्छे वास्तुशिल्पीय रेखाचित्र बना सकते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण था कि उनकी जमीन के वास्तुशिल्प डिजाइन के चित्र एक उच्च वेतनभोगी और बहुत प्रसिद्ध घरेलू डिजाइनर द्वारा लंबे समय के बाद पूरे किए गए थे। आगे वह पहले से तैयार वास्तुशिल्प योजना से बहुत संतुष्ट थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि एक बार बन जाने के बाद इसे आम जनता द्वारा पसंद किया जाएगा और बिक्री संबंधी समस्याएं तब काफी कम होंगी। तांग शियू ने जिन शिनकुई के चेहरे के भावों को देखा, कुछ पल चुप रहे, फिर उदासीनता से कहा, नए शहर के डिजाइन चित्र जो मूल रूप से लाचेन का बाहरी इलाका था और अब विकसित और निर्मित किया जा रहा है, मेरे द्वारा बनाए गए थे क्या? अरबों की संपत्ति के मालिक जिन शिनकुई भी तांग शियू की बातें सुनकर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव उभर आया और उसका दिल बुरी तरह कांपने लगा। तांग शियू ने कहा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उस परियोजना के मुख्य प्रभारी व्यक्ति लाचेन लॉन्ग ग्रुप के बड़े बॉस लॉन्ग हानविन से संपर्क कर सकते हैं। वह आपको जवाब बता देगा। जिन शिनकुई ने कुछ बार हौंकते हुए तुरंत अपना फोन निकाला और लॉन्ग हानविन के निजी नंबर पर डायल किया। क्योंकि वे दोनों रियल एस्टेट व्यवसाय चलाते थे और व्यापार जगत में उच्च पदों पर आसीन थे, इसलिए वे पहले भी कई बार एक दूसरे से बातचीत कर चुके थे। बॉस जिन, आज कौन सी हवा आपको मेरे फोन तक ले आई? लॉन्ग हानविन की आवाज फोन से आई। जिन शिनकुई ने स्पीकर चालू किया और जल्दबाजी में पूछा, भाई लॉन्ग, मुझे आपसे कुछ पूछना है, कृपया मुझे सच बताएं। लॉन्ग हानविन ने जिन शिनकुई के स्वर में गंभीरता सुनी, इसलिए उसने गहरी आवाज में कहा, भाई जिन, मुझे बताइए। अगर यह ऐसी बात है जिसे मैं कह सकता हूँ तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छिपाऊंगा। जिन शिनकुई ने तुरंत पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि लाचेन में जिस नए शहर का विकास आपका लॉन्ग परिवार वर्तमान में कर रहा है, उसके वास्तुशिल्प योजनाओं को किसने डिजाइन किया है? मैं नहीं कह सकता, लॉन्ग हानविन ने बिना किसी झिझक के कहा। जिन शिनकुई की सांसें अटक गईं और उनके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, भाई लॉन्ग, मुझे आपसे दूसरे तरीके से पूछने दीजिए, क्या उस वास्तु योजना के डिजाइनर का उपनाम तांग है? तांग शियू ने अपना सिर हिलाया। जिन शिनकुई की ओर हाथ हिलाया, उसके हाथ से फोन छीन लिया और कहा, अंकल लॉन्ग, मैं तांग शियू हूँ, कुछ खास कारणों से भाई जिन से यह बात मत छुपाना। तांग शियू, जिन शिनकुई के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लॉन्ग हानविन की आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। तांग शियू ने कहा, हम एक दूसरे को जानते हैं। लॉन्ग हानविन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि आपने हमें पहले ही निर्देश दिया था कि हम नए शहर के डिजाइन की योजनाओं के बारे में किसी को न बताएं, इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं कहा। अब जब आपने अनुरोध कर दिया है तो मुझे इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोन जिन शिनकुई को दे दो, मैं उससे बात कर लूंगा। जिन शिनकुई ने तुरंत कहा, भाई लॉन्ग, फोन स्पीकर पर है, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। लॉन्ग हानविन मुस्कुराई और बोली, भाई जिन, यहाँ के नए शहर की डिजाइन योजनाएं वास्तव में तांग शियू द्वारा ही बनाई गई हैं। इस दुनिया में उनके अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतनी उत्कृष्ट योजनाएं बना सके। जिन शिनकुई ने मुश्किल से अपनी बात कही और थोड़ी हैरानी भरी नजरों से तांग शियू को देखा। वह रियल एस्टेट के कारोबार में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह समझते थे कि लाचेन न्यू सिटी में विशाल परियोजना के वास्तुशिल्पीय जटिल डिजाइन का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होगा कि लाचेन न्यू सिटी में स्थित स्थापत्य परिसर नए शहर का प्रतिष्ठित स्थापत्य परिसर बन जाएगा, और इसका मतलब ये भी होगा कि उस विशाल परियोजना का अंतिम लाभ कितना भयावह होगा। भाई लॉन्ग, धन्यवाद। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किसी और दिन आपको भोजन पर दावत दूंगा। लॉन्ग हानविन मुस्कुराई और बोली, भोजन के बारे में भूल जाओ। अगर आप तांग शियू को मेरे पास ला सकें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये बच्चा मुझसे भी ज्यादा व्यस्त है। मैं उसे बहुत समय से देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। हा। जिन जिनकुई ने अजीब सी हंसी उड़ाई। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, अंकल लॉन्ग, मैं आपको 1 अक्टूबर की छुट्टी के दौरान स्टार सिटी में एक ड्रिंक पिलाऊंगी। अच्छा, तो फिर हमारे बीच बात सुलझ गई। लॉन्ग हानविन दिल खोलकर हंसी। फोन रखने के बाद तांग शियू ने जिन शिनकुई की ओर देखकर पूछा, क्या तुमने ये सुना? अब तुम्हारा क्या फैसला है?
जिन शिनकुई ने बिना किसी झिझक के कहा, अगर भाई तांग आप लाचेंग न्यू सिटी जैसी योजनाएं बना सकते हैं तो मैं आपके शब्दों का पालन करूंगा और सब कुछ फिर से योजनाबद्ध और तैयार करूंगा। नहीं, भले ही यह लाचेंग न्यू सिटी से थोड़ा खराब हो, मैं तैयार हूँ। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वास्तुशिल्पीय डिजाइनें निश्चित रूप से घटिया नहीं होंगी। जिन शिनकुई ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, तो मैं फिलहाल कंपनी को काम बंद करने के लिए कह देता हूँ। भाई तांग, मैं आपकी डिजाइन योजनाओं का इंतजार करूंगा। वैसे इसमें कितना समय लगेगा? तांग शियू ने कहा, मुझे जमीन के क्षेत्रफल के साथ साथ आसपास के यातायात, पर्यावरण और अन्य स्थितियों के बारे में भी जानना होगा। इसके अलावा मुझे समय मिलने पर इसे देखने जाना होगा। अगर सब ठीक रहा तो आपको ये 1 अक्टूबर तक मिल जाएंगे। जिन शिनकुई ने प्रशंसा करते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है, आप समय तय कर लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। जब आप खाली हों तो मैं खुद आपको वह जगह दिखाने ले जाऊंगा। अच्छा, तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी तरफ दोनों की बातचीत खत्म होने के बाद गु चांगमिन ने सीधे कहा, भाई तांग, भाई जिन, मैं आप दोनों को आईपी प्रोजेक्ट और एपीपी प्रोजेक्ट में शामिल कर रहा हूँ। आप दोनों मुझे अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से बाहर नहीं रख सकते। मैं पैसों का इंतजाम तो कर लूंगा, लेकिन आपको मुझे भी हिस्से का हिस्सा देना होगा। जिन शिनकुई जोर से हंस पड़ा और बोला, भाई गु, अभी तो मैं आपसे निवेश करने की भीख मांग रहा था, लेकिन अब पासा पलट गया है और आप मुझसे भीख कैसे मांगने लगे? हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, जब तक भाई तांग सहमत हैं मुझे भी कोई समस्या नहीं है। भाई तांग ने अभी कहा, हम सब मिलकर पैसा कमाते हैं। जियांग शिन्या ने ईर्ष्यालु भाव से कहा, मुझे सचमुच आप बड़े बॉस से ईर्ष्या होती है। ये बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अब इनमें शामिल नहीं हो सकता। आईपी और ऐप परियोजनाओं में 200 मिलियन का निवेश करने की क्षमता ही मेरी सीमा है। नहीं तो मुझे हांगकांग में अपना आखिरी विला भी बेचना पड़ेगा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पैसा कमाने की कोई सीमा नहीं है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करें। जियांग शिन्या मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल सही। उसके बाद सभी ने व्यापार संबंधी बातें करना बंद कर दिया और इसके बजाय रोचक विषयों पर बातचीत करने लगे। एक सुपरस्टार होने के नाते जियांग शिन्या के पास काफी ज्ञान और अनुभव था। दूसरी ओर जिन शिनकुई और गु चांगमिन व्यापार जगत के चतुर व्यवसायी थे, जिनके पास और भी गहरा अनुभव था। और हालांकि तांग शियू भावनात्मक रूप से उतना बुद्धिमान नहीं था, लेकिन वह अमर लोक में 10,000 वर्षों तक रह चुका था और पृथ्वी पर लौटने के बाद उसने कई चीजों का अनुभव किया था, जिससे उसकी मानसिकता पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई थी। इसलिए चारों ने बड़ी दिलचस्पी से बातचीत की और उनके बीच असाधारण रूप से अच्छी बनती थी। शाम के 10 बजे सभी के भरपेट खाने पीने के बाद वे पर्पल फ्रेग्रेंस गार्डन मंडप के बाहर अलग अलग रास्तों पर चले गए। तांग शियू ने जिन शिनकुई द्वारा छोड़ी गई कार की चाबियां लीं, नामित ड्राइवर को जिन शिनकुई और गु चांगमिन को ले जाते हुए देखा, फिर झांग शिन्या की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने शराब नहीं पी है, इसलिए तुम गाड़ी चलाओ। झांग शिन्या ने कार की चाबियां लीं और मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू, आज के लिए धन्यवाद। तांग शियू चौंक गई, असमंजस में पड़ गई और बोली, किस बात के लिए धन्यवाद? झांग शिन्या मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी वजह से ही मुझे इतना अच्छा निवेश का अवसर मिला। आप जैसे बड़े बड़े लोगों का अनुसरण करते हुए जीविका कमाने के चक्कर में मुझे विश्वास है कि भविष्य में मेरा इंतजार साल भर वसंत ऋतु जैसा होगा। सुपरस्टार, तुम शब्दों के जादूगर हो, तांग शियू ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग शिन्या मुस्कुराई और बोली, शायद मैं शब्दों के साथ अच्छी तरह से पेश आती हूँ, लेकिन आप मेरे जीवन के आदर्श हैं, आप हर मायने में अद्भुत हैं। तुम्हें पता है क्या, मैंने तो आपको अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया है। अध्याय 449 प्रसिद्ध होना, 3000 मासिक टिकटों के लिए बोनस अध्याय। झांग शिन्या की तारीफों से तांग शियू के मन में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं आया। उसकी प्यारी मुस्कान देखकर वह मुस्कुराया और बात बदलते हुए बोला, काफी देर हो गई है, स्कूल के हॉस्टल अब तक बंद हो जाने चाहिए थे, मुझे अपने कमरे में वापस जाना है। तुम्हारा क्या, होटल वापस जा रही हो? हाँ, आपको छोड़ने के बाद मैं होटल वापस चली जाऊंगी, झांग शिन्या ने सिर हिलाते हुए कहा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, चलो चलें, गाड़ी ले आते हैं। रात के समय भी मैजिक सिटी रोशनी के सागर से जगमगाता रहता था। झांग शिन्या ने जिन शिनकुई द्वारा छोड़ी गई मर्सिडीज कार को नेविगेशन मार्ग के अनुसार चलाया। वह स्टार ब्लू विला जिले के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर ही रुकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं कल किसी को कारजेंडा रियल एस्टेट कंपनी भेजने के लिए कह दूंगी। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, आप इसे अपनी इच्छानुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। काफी रात हो चुकी है, इसलिए वापस आते समय सावधान रहना। चिंता मत करो। झांग शिन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और तांग शियू के कार से उतरने के बाद वह सीधे गाड़ी चलाकर चली गई। तांग शियू विला क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मर्सिडीज को रात के अंधेरे में गायब होते हुए देखते रहे, फिर मुड़कर अंदर चले गए। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी लैंड रोवर रेंज रोवर एसयूवी उनके विला के गेट के बाहर खड़ी मिलेगी। और सिर्फ उनकी लैंड रोवर रेंज रोवर ही नहीं, बल्कि यूकाई की बीएमडब्ल्यू और हू किंगसोंग की ऑडी HR भी वहीं खड़ी थी। तुम लोग, तांग शियू, यूकाई, मु वानयंग और बाकी 7 लोग व्यंग्यात्मक मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाए। यूकाई ने हंसते हुए पूछा, बॉस तांग, आप आखिरकार वापस आ गए। अगर आप आज रात वापस नहीं आते तो शायद हम इस आंगन की दीवार के बाहर सो रहे होते। सच बताओ, आप कहाँ गए थे? तांग शियू ने हंसते हुए कहा, मैं एक दोस्त से मिली और हम साथ में डिनर करने बाहर गए थे। दोस्त? हू किंगसोंग थोड़ा झुककर हंसते हुए बोला, बॉस तांग, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खूबसूरत महिला आपके पियानो वादन से प्रभावित होकर आपको देर रात के नाश्ते के लिए आमंत्रित करना चाहती हो? तांग शियू खिलखिलाकर हंस पड़ा। आंगन का द्वार खोलकर वह अंदर चला गया और बोला, आप लोगों की कल्पना वाकई अद्भुत है। जी हाँ, आज रात एक खूबसूरत महिला ने मुझे देर रात के नाश्ते के लिए बुलाया था और जगह भी बहुत ही शानदार थी। क्या आप लोग इसलिए नाराज हैं कि मैं आप सबको साथ नहीं ले गया? छी! यूकाई, हू किंगसोंग और जू चाओ तीनों ने तांग शियू को बीच वाली उंगली दिखाई। उनके चेहरे तिरस्कार से भरे हुए थे। हालांकि मु वानयंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, तांग शियू, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस खूबसूरत महिला ने आपको देर रात के नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था? तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, झांग शिन्या। पफ, खांसी। यूकाई और बाकी लोग फिर से हंसने लगे। उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव और भी स्पष्ट हो गया। ली शिंजिए, जियांग फेयान और अन्य लड़कियां भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। हालांकि मु वानयंग के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में एक विचारशील भाव झलकने लगा, मानो वह सोच में डूबी हुई हो।
उसके बाद अपनी गाड़ियां आंगन में लाकर पार्क करने के बाद वे सभी विला में दाखिल हुए। नए छात्रों के स्वागत समारोह का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और तांग शियू का कोई पता नहीं चल रहा था और उसका फोन भी बंद था, इसलिए वे सब यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें थोड़ी भूख भी लग रही थी। दूसरी मंजिल। तांग शियू अपने बेडरूम में वापस लौटा। खाने की महक से भरे कपड़े बदलने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कमीज उतारी, दरवाजे पर दस्तक हुई। वानयन, क्या कुछ गड़बड़ है? नंगे बदन तांग शियू ने दरवाजा खोला और देखा कि मु वानयन हल्की मुस्कान के साथ बाहर खड़ी है। उसने तुरंत उत्सुकता से पूछा। मु वानयन की कोमल दृष्टि तांग शियू के सुगठित शरीर पर पड़ी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम काफी पतले दिखते हो, लेकिन तुम्हारी सुडौल मांसपेशियां बेहद खूबसूरत हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर आएं। तांग शियू मुस्कुराते हुए बोली, फिर वॉक इन क्लोजेट में जाकर साफ कपड़े निकाले, बाथरूम में कपड़े बदले और फिर हंसते हुए बाहर आए। क्या बात है, बताओ, मु वानयन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आप और झांग शिन्या एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं? तांग शियू अचंभित रह गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, इतना लंबा समय नहीं बीता। मैं झांग शिन्या से पहली मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले ही मिला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज रात मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में उससे मेरी मुलाकात हो जाएगी। मु वानयन ने आश्चर्य से पूछा, आप दोनों एक दूसरे को इतने कम समय से जानते हैं, फिर भी आपका रिश्ता काफी अच्छा लगता है? तांग शियू ने हंसते हुए कहा, ठीक ठाक। मेरी एक दोस्त है जो झांग शिन्या की अच्छी बहन है और मैंने भी उसकी मदद की है। बाद में हम हांगकांग में फिर मिले और हमने साथ मिलकर कुछ मुश्किलों का सामना किया। कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है। मु वानयन का दिल कांप उठा, लेकिन उसने शांत भाव से पूछा, क्या आपको किसी बड़े सेलिब्रिटी में दिलचस्पी है? तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा कोई स्त्री जो मेरे दिल को धड़का सके शायद अभी तक पैदा ही नहीं हुई है। खैर, इस बारे में बात न करें। आप मुझसे यही सवाल पूछने तो नहीं आए थे ना? मु वानयन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने पियानो बजाने का अभ्यास कैसे किया? जब आप बजाते और गाते थे, मैं मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मैंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि कुछ लोग संगीत का उपयोग दूसरों को एक विशेष कलात्मक अवधारणा में खींचने के लिए करते हैं, मानो वे सचमुच उस दुनिया में प्रकट हो गए हों। इस प्रकार की कलात्मक अवधारणा संगीत का सर्वोच्च स्तर होना चाहिए, है ना? तांग शियू ने उसे ध्यान से देखा, सिर हिलाया और कहा, यह संगीत का सर्वोच्च स्तर नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें संगीत के सर्वोच्च स्तर के बारे में बता भी दूं, तो भी तुम उसे नहीं समझ पाओगी। मु वानयन ने गंभीरता से कहा, तांग शियू, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी संगीत तकनीक वाकई बहुत प्रभावशाली है। मैंने आज दोपहर पियानो बजाते समय यह महसूस किया, लेकिन जब मैं पियानो बजाती हूँ तो मैं पूरे दिल से बजाती हूँ, खुद को उसमें पूरी तरह से झोंक देती हूँ। जबकि आप लोग ऐसा नहीं कर पाते। लोगों में भावना और आत्मा होती है। जब आप पियानो बजाते हैं तो आप केवल भावना को व्यक्त कर सकते हैं, आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। मु वानयन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आत्मा और प्राण में क्या अंतर है? तांग शियू ने कहा, इस प्रश्न को केवल समझा जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। शायद भविष्य में किसी दिन अचानक ज्ञानोदय होने पर आप इसे समझ पाएंगे। मु वानयन ने व्यंग्यात्मक हंसते हुए कहा, यह तो काफी गंभीर बात लगती है। कोई बात नहीं, मैं खुद पर ही भरोसा कर लूंगी। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो नीचे चलते हैं। नीचे आ रहा हूँ। तांग शियू और मु वानयन ने युए काई और ली शिंजी को एक साथ बैठे हुए फोन देखते हुए पाया। आप कहाँ देख रहे हैं? तांग शियू ने पूछा। युए काई ने ऊपर देखा, तांग शियू को अंगूठा दिखाया और कहा, बॉस तांग, आप मशहूर हो गए हैं। हमारे मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी फोरम में इस समय खूब हलचल मची हुई है। तांग शियू ने उलझन में पूछा, आपका क्या मतलब है? युए काई ने कहा, ये सब तुम्हारे पियानो और गायन प्रदर्शन की वजह से है, जिसने नए छात्रों के स्वागत समारोह में सभी शिक्षकों और छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल के अधिकारियों के अनुरोध पर वीडियोग्राफर ने तुम्हारा प्रदर्शन वीडियो स्कूल फोरम पर अपलोड भी कर दिया। अब उस वीडियो पर 10,000 से अधिक टिप्पणियां आ चुकी हैं और लाइक्स की संख्या हजारों में है। इसके अलावा मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के बाहर के कई अन्य स्कूलों के छात्रों ने भी दूसरों की सिफारिश पर हमारे स्कूल का फोरम खोलकर इसे देखने के लिए पंजीकरण कराया है। मैंने सुना है। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या सुना? युए काई हंसते हुए बोला, मैंने सुना है कि वीडियो को स्कूल के अन्य फोरमों पर भी शेयर किया गया है, जिससे काफी हलचल मच गई है। हमने जांच की तो पाया कि अकेले हमारे फोरम पर ही वीडियो को 8,000 से ज्यादा बार शेयर किया गया है और अन्य फोरमों पर मिलाकर तो ये संख्या 10,000 तक पहुंच गई है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि कल रात तक तुम्हारा पियानो और गायन का वीडियो पूरे देश के प्रमुख फोरमों पर फैलना शुरू हो जाएगा। तब तक तुम पूरे देश में मशहूर हो जाओगे। बिल्कुल नहीं, तांग शियू ने हंसते और रोते हुए कहा, अगर एक वीडियो मुझे मशहूर बना सकता है तो सेलिब्रिटी बनना बहुत आसान है ना? युए काई ने कहा, बॉस तांग, इंटरनेट की शक्ति को कम मत समझिए। अब जब कंप्यूटर आम हो गए हैं तो कम से कम 10 में से 8 लोग ऑनलाइन हैं और यह एक अनुमानित आंकड़ा है। इसलिए आपका नाम तांग शियू घर घर में जाना पहचाना हो जाएगा। भले ही आप सेलिब्रिटी न बने, लेकिन आप इंटरनेट पर सनसनी बन जाएंगे। इंटरनेट सनसनी। तांग शियू ने यह शब्द पहले भी सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद इंटरनेट पर सनसनी बन जाएगा। सिर हिलाते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर जगह देखे जाने का एहसास अच्छा नहीं लगता है मुझे इस वीडियो से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। युए काई ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक कि आपके पास सभी मीडिया चैनलों को बंद करने की क्षमता न हो। तांग शियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने अपना सिर हिलाया। उसके पास सभी मीडिया चैनलों को बंद करने की क्षमता नहीं थी। भले ही वह तांग परिवार की ताकत समेत अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल कर लेता, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। आजकल इंटरनेट वाकई बहुत शक्तिशाली है। कोई भी बड़ी खबर वायरस की तरह फैल जाती है। जब सैनिक आए तो सेनापतियों का इस्तेमाल करके उन्हें रोकें, जब पानी आए तो मिट्टी से उसे ढक दें। सबसे बुरी स्थिति में मैं झांग शिन्या से सीख लूंगा और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते समय अपना वेश बदल लूंगा। तांग शियू ने मन ही मन खुद को दिलासा दिया। हु किंगसोंग ने हंसते हुए कहा, बॉस तांग, सच कहूं तो हम में से किसी को भी यकीन नहीं था कि आप में संगीत की प्रतिभा है, लेकिन आपका प्रदर्शन सुनने के बाद हम सभी भाइयों को पूरा यकीन हो गया है। आप सचमुच एक देवता हैं, एक छिपे हुए देवता। अब तो मुझे ये जानने की भी उत्सुकता है कि आप और कितनी चीजें जानते हैं।
तांग शियू ने हंसते हुए कहा, मैं चित्रकला, शतरंज, सुलेख और संगीत में निपुण हूँ। मुझे कविता और गद्य का भी अच्छा ज्ञान है। अगर आप मेरे शिष्य बनने को तैयार हैं तो मैं आपको कुछ गुर सिखा सकता हूँ। छी! तांग शियू को लोगों के गुस्से भरे अभिवादन का सामना करना पड़ा। हालांकि मो वानयंग ने उसकी बात पर विश्वास किया। वह पहले ही तांग शियू की चित्रकला प्रतिभा देख चुकी थी, जो निस्संदेह ईश्वरीय थी। अब संगीत के जुड़ने से तांग शियू ने 2 कलात्मक क्षेत्रों में ईश्वरीय क्षमता का प्रदर्शन किया था। अगले दिन जब तांग शियू स्कूल पहुंचा तो वह सचमुच सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। कई लोग इकट्ठा होकर उसकी ओर इशारा करने लगे और उसके बारे में कानाफूसी करने लगे। तांग शियू, तुम बहुत हैंडसम हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? क्लास जाते समय तांग शियू को एक लड़की ने रोक लिया और उससे सीधे सवाल पूछ लिया। तांग शियू के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। स्कूल में आने के बाद से यह छठी लड़की थी जिसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, और जिस तरह से ये लड़कियां उसे देख रही थीं, वह किसी कामुक व्यक्ति की तरह था जो किसी नग्न सुंदरी को प्यास से देख रहा हो। माफ कीजिए, मैं इतनी जल्दी किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। ये कहने के बाद वह झटपट लड़की को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। हा 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 हा, मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। अध्याय 450 इंटरनेट सेलिब्रिटी गठबंधन नेता द्वारा पहला अद्यतन। कहावत है, लोग प्रसिद्धि से डरते हैं, सुअ मोटे होने से डरते हैं। तांग शियू अपने शांत स्वभाव के कारण पहले बहुत कम लोगों के सामने आता था, लेकिन अब उसे शोहरत का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। स्कूल के रास्ते पर चलते हुए लोग उसकी ओर इशारा करते, कुछ साहसी लोग तो उससे बात करने के लिए उसके पास भी आ जाते, और कई लड़कियां तो इतनी हिम्मत दिखाती कि उससे अपने दिल की बात कह देती। कक्षा में भी वह सबका ध्यान खींचने लगा। लगभग सारी बातें उसी के इर्द गिर्द घूमती थीं। आगे तांग शियू के लिए सबसे बड़ी लाचारी यह थी कि जब वह स्कूल से बाहर निकलना चाहता था तो स्कूल के गेट तक पहुंचने से पहले ही मीडियाकर्मी अंदर घुस आए थे और उसका रास्ता रोक दिया गया था। अगर वह अपने कुछ भाइयों की आड़ में जल्दी से वहां से न निकल जाता तो शायद कैमरों की फ्लैश लाइट से उसकी आंखें चौंधिया जाती। तांग शियू को केवल इस बात से थोड़ी संतुष्टि मिली कि उसकी कक्षा की शिक्षिका हान किंगवू ने छुट्टी ले ली थी और उनकी कक्षाएं एक अन्य अंग्रेजी शिक्षक द्वारा ली जा रही थीं। लड़कों के छात्रावास में तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना फोन बंद कर दिया। सिर्फ कॉल का जवाब देने से ही उसे भयानक सिरदर्द हो गया था। अपने बगल में बैठे तीनों लोगों को देखकर, जिनके चेहरे दूसरों की परेशानी पर खुशी से भरे हुए थे, तांग शियू कुर्सी पर बेमन से बैठ गया और बोला, मेरे लिए खाना कौन खिलाएगा? मैं सच में बाहर नहीं जा सकता। अपने ईमानदार और सरल स्वभाव के कारण जू चाओ ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे लिए खरीद लाता हूँ। तुम क्या खाना चाहते हो? तांग शियू ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ भी चलेगा, बस मेरा पेट भर जाए। वैसे जब छात्रावास बंद होने वाला होगा तो मैं चुपके से बाहर निकल जाऊंगा। मैंने आज शिक्षक से बात कर ली है। अगले कुछ दिनों तक मैं अपने छात्रावास में ही पढ़ाई करूंगा। तीनों ने तांग शियू को कुछ सहानुभूति से देखा। यूएकाई ने तो तांग शियू को अपनी लैंड रोवर की चाबियां देते हुए हंसते हुए कहा, चूंकि तुम चुपके से निकलना चाहते हो तो मुझे लगता है कि गाड़ी चलाना बेहतर रहेगा। मैंने सुना था कि इंटरनेट सेलिब्रिटी असल में बड़े सितारों से अलग नहीं होते। पहले मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता था, लेकिन अब समझ में आ गया है। इंटरनेट सेलिब्रिटी की लोकप्रियता सितारों से कम नहीं है। एक तरह से इंटरनेट सेलिब्रिटी भी एक अलग तरह के बड़े सितारे ही हैं। तांग शियू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे इंटरनेट सेलिब्रिटी या बड़ा सितारा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं कर सकती तो मैं आप लोगों को मशहूर होने का मौका देती। यूएकाई जोर से हंस पड़ी, तुम इसके लायक हो। तुम्हें किसने कहा था कि तुम नए छात्रों के स्वागत समारोह में इतना शानदार प्रदर्शन करोगी? बड़ी स्टार झांग शिन्या की चमक भी तुमने छीन ली। अगर तुम लोकप्रिय नहीं बनोगी तो कौन बनेगा? सांस। तांग शियू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। स्टार सिटी एक उच्चस्तरीय विला क्षेत्र। दिन भर के काम के बाद कांग शिया थके हारे अपने घर लौटी, आराम से नहाया, साफ पजामा पहना और हमेशा की तरह एक गिलास रेड वाइन डाली। वाइन पीते हुए उसने अपना लैपटॉप उठाया, सोफे पर आराम से बैठ गई और इंटरनेट ब्राउज करने लगी। मालिक, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। विला के गेट के बाहर से एंडी की आवाज आई। कांग शिया चौंक गई। हालांकि वह और एंडी का विला एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे, फिर भी एंडी इतनी जल्दी में उसके पास शायद ही कभी आता था। रिमोट की से गेट खोलने के बाद कांग शिया ने एंडी को देखा, जो विला में, फिर दूसरी मंजिल पर और फिर अपने कमरे में भागा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, क्या आसमान गिर गया? देखो तो तुम कितने घबराए हुए हो। एंडी ने कांग शिया की बात काटते हुए हाथ उठाया और कांग शिया के बगल में रखे लैपटॉप की ओर इशारा करते हुए कहा, बॉस, अभी अपना ब्राउजर खोलिए। आपको कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है, बस वेब पेज पर हेडलाइन देख लीजिए। मुख्य बातें। कांग शिया ने असमंजस भरे भाव से एंडी के कहे अनुसार किया। ब्राउजर खोलते ही उसे सबसे ऊपर समाचार सामग्री दिखाई दी। डेविल सिटी यूनिवर्सिटी के नए छात्रों के स्वागत समारोह में गुकिन बजाने और गाने वाला एक असाधारण संगीतकार प्रकट होता है। जब कांग शिया ने उस पर क्लिक किया तो तुरंत उसकी आंखों के सामने एक स्पष्ट तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक सुंदर युवक गुकिन के सामने बैठा उसे बजाता हुआ दिख रहा था। ये क्या ये बॉस नहीं है? कांग शिया ने अचानक ऊपर देखा और एंडी से पूछा। एंडी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ये हमारे बॉस हैं। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें, वहाँ हमारे बॉस का गुकिन बजाते और गाते हुए एक वीडियो है। ध्यान से सुनिए, आपको पूरी एकाग्रता से सुनना होगा, आप हैरान रह जाएंगे। कांग शिया ने वीडियो चालू किया और चुपचाप उसका आनंद लेने लगी। जैसे ही वीणा का संगीत शुरू हुआ, कांग शिया तुरंत ही सुंदर सुरों में खो गई। अनजाने में ही उसका पूरा मन संगीत में डूब गया और उसकी आंखों के सामने की दुनिया भी मानो बदल गई हो। गाना समाप्त हो गया। कांग शिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चेहरे पर गिरे साफ आंसुओं को अनजाने में पोंछने के बाद उसने कुछ हैरान परेशान एंडी को देखा और बुदाई बॉस का वीणा वादन और उन्होंने जो गाना गाया वह सचमुच जादू जैसा था। अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। एंडी को होश आया और उसने कहा, बॉस, हमारे बॉस मशहूर हो गए हैं। अब ये सिर्फ इस ब्राउजर की हेडलाइंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा इंटरनेट हलचल मचा रहा है। प्रमुख ब्राउजरों की हेडलाइंस, विभिन्न फोरमों के फ्रंट पेज और यहाँ तक कि चैट टूल्स में वीडियो फॉरवर्ड भी हो रहे हैं। संबंधित पक्षों के आंकड़ों के अनुसार हमारे बॉस के गाने और बजाने का वीडियो 10 मिलियन से अधिक बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। फुफकार। कांग शिया ने भले ही संयम बनाए रखा, लेकिन एंडी की बातें सुनकर वह चौंक उठी। लाखों की संख्या में वीडियो फॉरवर्डिंग ने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वीडियो फॉरवर्डिंग की सीमा को लगभग पार कर लिया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि 10 मिलियन वीडियो फॉरवर्डिंग पर कितने लाइक्स और कमेंट्स होंगे।
ये सोचते ही कांगशिया ने तुरंत कुछ फोरम खोले। जब उसने उन फोरम पर टिप्पणियों और लाइक्स की संख्या देखी तो उसके होंठ कुछ बार फड़फड़ाए और उसने एंडी को एक अजीब से भाव से देखा। एंडी हंसते हुए बोला, बॉस बॉस कमाल का है ना? कांगशिया ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, शानदार, सचमुच शानदार। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बॉस भी इस समय बहुत नाराज होंगे। एंडी हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही। हमारे बॉस का शांत स्वभाव देखते हुए अचानक से इंटरनेट सेलिब्रिटी और स्टार बन जाना, मुझे लगता है कि वो बहुत उदास होंगे। शायद अभी कहीं छिपे हुए होंगे। कांगशिया ने अपना फोन निकाला और तांगशियू का नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद उसने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया और हंसते हंसते रोते हुए कहा, बॉस का फोन बंद है। एंडी हंसते हुए बोला, उसका फोन नंबर जरूर लीक हो गया होगा और बहुत सारे लोग उसे कॉल कर रहे हैं। वो इतना परेशान है कि उसने अपना फोन बंद कर दिया है। मैं अभी एक म्यूजिक फोरम ब्राउज कर रहा था और देखा कि हमारे देश के दर्जनों बड़े संगीतकारों ने फोरम पर खुलकर अपनी राय रखी है। उनमें से कई ने तो अपने वीबो अकाउंट पर भी पोस्ट किया है और लगभग हर एक की तारीफ इतनी ज्यादा है कि हैरानी होती है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि शाही राजधानी में मिले संगीत गुरु डुवेन ने क्या कहा? कांगशिया ने उत्सुकता से पूछा, उसने क्या कहा? एंडी हंसते हुए बोला, उसने कहा कि एक समय उसे लगता था कि वह संगीत के शिखर पर पहुंच गया है और शायद अपने जीवनकाल में और कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना उसके लिए मुश्किल होगा। उसने यहाँ तक कहा कि उसे आगे की उपलब्धियों के लिए कोई दिशा नहीं मिल रही थी। लेकिन इस वीडियो को देखने और हमारे बॉस के गुकिंग वादन और गायन को सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच संकीर्ण थी और उसे समझ आ गया कि संगीत में अभी भी बहुत कुछ कमी है। उसने तो यहाँ तक सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर बॉस शिष्य बनाने को तैयार हो तो वह भी हमारे बॉस के सामने नतमस्तक होकर उनका शिष्य बनने को तैयार है। ये कांगशिया को गहरा सदमा लगा। संगीत जगत में डुवेन की प्रतिष्ठा इतनी व्यापक थी कि संगीत उद्योग से दूर रहने के बावजूद उन्होंने भी उनके बारे में सुना था। ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, दशकों से संगीत में डूबे प्रोफेसर स्तर के दिग्गज सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर रहे हैं कि वे बॉस के शिष्य बनना चाहते हैं। बॉस भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है ना? एंडी खिलखिलाकर हंसा, बॉस, मुझे पता था कि हमारे बॉस एक दिव्य व्यक्तित्व हैं, मेरे जीवन के सबसे प्रशंसनीय आदर्श। उनके वास्तुशिल्प डिजाइन के रेखाचित्रों ने देश के अनगिनत शीर्ष कलाकारों को नतमस्तक कर दिया है और अब उन्होंने संगीत के माध्यम से संगीत जगत के अनगिनत शीर्ष संगीतकारों को विस्मित कर दिया है। मुझे लग रहा है कि मैं बॉस को और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। कांगशिया मुस्कुराई और सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। तांगशियू जितनी प्रभावशाली होती जा रही थी, उसे उतना ही यकीन होता जा रहा था कि उसका अनुमान सही था। जिंगमिन द्वीप, बयान रेस्तरां। ओयांग लुलू ने अपनी लैंड रोवर रेंज रोवर को तेजी से पार्किंग में घुसाया। आजकल पूरे बयान रेस्टोरेंट में वही अकेली थी जो बेपरवाह होकर गाड़ी चलाने की हिम्मत करती थी। मालिक और गू शियाक्सू की दोस्त होने के कारण गश्ती दल के सदस्य उसके इस व्यवहार को अनदेखा कर देते थे। लुलू, तुमने मुझे इतनी जल्दी में फोन किया, आखिर हुआ क्या? उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ गू शियाक्सू काफी देर से पार्किंग के किनारे इंतजार कर रही थी। ओयांग लुलू को कुछ पकड़े हुए जल्दी से कार से बाहर निकलते देख उसने तुरंत उलझन में पूछा। ओयांग लुलू ने अपने बैग की जिप खोली, अपना लैपटॉप निकाला, उसे चालू किया और गू शियाक्सू को देते हुए कहा, तांगशियू बहुत हॉट है। गू शियाक्सू ने अचानक कंप्यूटर उठाया और पूछा, ग्रैंडमास्टर नाराज हैं? वह क्यों नाराज हैं? क्या किसी ने उन्हें उकसाया है? ओयांग लुलू ने हाथ हिलाते हुए कहा, गुस्सा नहीं, ये शोहरत है, उसकी शोहरत आसमान छू रही है। बस कोई भी ब्राउजर पेज खोलकर सुर्खियां देख लीजिए। ये सुनकर गू शियाक्सू ने ओयांग लुलू के कहे अनुसार एक जाना माना ब्राउजर खोला और फिर सुर्खियां देखीं। 1-2 मिनट देखने के बाद उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। हालांकि वीडियो पूरा देखने और तांगशियू के गुकिंग वादन और गायन को सुनने के बाद उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने चुपचाप ऊपर देखते हुए कहा, हाँ, ये सचमुच ग्रैंडमास्टर हैं। ओयांग लुलू ने आह भरते हुए कहा, यह वही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह सचमुच अद्भुत है। उसका गुकिंग वादन और गायन तो बस दिव्य है। अब वह एक बड़ा सितारा बन गया है, बहुत सारे लोग उसकी पूजा करते हैं। गू शियाक्सू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ग्रैंडमास्टर तो वाकई कमाल के हैं। वो चाहे जो भी सनसनी पैदा करें, मुझे लगता है वो स्वाभाविक है। साथ ही मुझे अचानक एहसास हुआ कि ग्रैंडमास्टर कितने हैंडसम हैं। ओयांग लुलू अचंभित होकर हंस पड़ी, वह हमेशा से ही सुंदर रहा है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे ढूंढने के लिए डेविल सिटी जाऊंगी। गू शियाक्सू ने उत्सुकता से पूछा, तुम शैतान शहर जा रहे हो? किस लिए? ओयांग लुलू ने कहा, सितारे का पीछा करने के लिए, और मैं हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हूँ और वे लगभग तैयार हैं। मेरे अनुमान के अनुसार मैं अगले कुछ दिनों में सब कुछ अंतिम रूप दे दूंगी और फिर मैं डेविल सिटी जाऊं।